जब वो मारा गया है करीब 84-85 के आसपास लोगों को मार चुका था ये। कुल कितनी गोलियां मारी वीरेंद्र शाही को? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुल 126 अपर्चर शायद आए थे। एक विवेक श्रीवास्तव लॉटरी किंग हुआ करते थे और साहब 20 सड़क पे मारा, उसे भी 50-60 गोलियां मारी। अजय राज शर्मा साहब को मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बुलाया। उन्होंने बताया कि मेरे मारने की सुपारी ली गई है। मैंने सुना है कि सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री को धमका दिया। हाँ, वो जो दहशत फैलाने का जो इसका तरीका था कि जहाँ एक गोली से काम चल रहा वहाँ 50 गोली मारी। तो इसकी बात हुई अपने गुरुजी से, जब तक तुम 101 आदमियों को मार नहीं दोगे, मार दो तो तुम अजेय हो जाओगे। राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ। असेंबली चल रही थी, उससे 100 कदम की दूरी पे AK-47 चली थी। वो एक डायलॉग भी मारता था, इतनी गोली मारूंगा कि पुलिस 5 घंटे तक पीतल बीनेगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। द क्यूरियस माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। 9 मई 2003 लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में एक हत्या होती है एक महिला की। एक रिपोर्टर के तौर में वहां पहुंचता हूं। वहां एक मोबाइल मिलता है। उस मोबाइल में एक सिम कार्ड नंबर मिलता है। उसको जब BSNL के द्वारा मैं चेक करवाता हूं तो वो इशू था एक मंत्री जी के नाम पे, जो सरकार में माननीय मंत्री थे। बाद में उनको सजा होती है उस केस में। एक समय ऐसा भी था उत्तर प्रदेश में जब एक इलाके के विधायक के घर के उसके गुर्गे लोकल दरोगा को घर बुलाते हैं कि चिकन रात को 3 बजे लेके आओ। जब वो चिकन लेके आता है तो चिकन खा करके बोटियां उसकी टोपी में डाली जाती हैं। एक समय उत्तर प्रदेश में ऐसा भी था जब एक सरकार का मंत्री 3 महीना अस्पताल में इसलिए भर्ती हो जाता है क्योंकि उसको एक अपराधी से धमकी मिली थी बचने के लिए। एक समय उत्तर प्रदेश में ऐसा भी आता है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम की एक सुपारी एक क्रिमिनल उठा लेता है। जी हाँ, ये भी हुआ है उत्तर प्रदेश में। और ऐसे बहुत कुछ हुआ है जिसने उत्तर प्रदेश का नाम खराब किया। मेरे साथ आज उत्तर प्रदेश के IPS ऑफिसर रिटायर्ड राजेश पांडे जी हैं। राजेश भाई रहे हैं हमेशा हमारे लोगों के लिए। बहुत साल राजेश जी आपसे एज ए पुलिस ऑफिसर, सर्विंग पुलिस ऑफिसर मिला करते थे। जब आप 100 में से 5 बातें हमें बताया करते थे, ऐसा नहीं था। बाकी 95 आप लोगों के इन्वेस्टिगेशन खराब होता है इसलिए नहीं बताते थे। लेकिन आपका स्वागत है क्यूरियस माइक में। बहुत धन्यवाद राहुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी बातें आपने कह दी। बहुत खूबसूरत किताब लिखी है राजेश भाई ने, वर्चस्व नाम की। ये एक वर्ड जो है, ये एक शब्द जो है, ये किताब का टाइटल नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की करीब 15 साल की राजनीति का सम टोटल है। उत्तर प्रदेश में अगर कुछ हो रहा था तो सिर्फ इस चीज़ की लड़ाई हो रही थी, वर्चस्व की। शायद इससे अप्रोप्रिएट टाइटल मैंने राजेश जी नहीं देखा। जी बिल्कुल। कैसे लिख गए किताब? राहुल जी, आप भी जानते हैं मैं अपराध की रोकथाम, ऑर्गेनाइज क्राइम, इन्हीं सब में रहा, पूरे समय रहा। आपने भी बहुत नज़दीक से देखा इसको। उत्तर प्रदेश को भी देखा, पुलिस को भी देखा, और मैं लखनऊ में ही तैनात रहा बहुत दिन। SP सिटी रहा, सर्किल ऑफिसर रहा, STF और ATS दोनों का फाउंडर मेंबर रहा। आप सहमत होंगे कि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं बहुत सी किताबें पढ़ूं या लिखूं। मैंने कभी कुछ न लिखा। जो फाइलों के पन्ने हैं उनको छोड़ के, वो भी पुलिस की अपनी ड्राफ्टिंग होती है, उसको छोड़ के
कभी न मैंने कोई साहित्य लिखा और न इसके बारे में कभी सोचा। लेकिन धीरे धीरे जब ये डिजिटल युग आया, आप देख रहे हैं कि सब कुछ एक मोबाइल में सिमट कर आ गया, तो बहुत ढेर सारी किस्से कहानी हमने भी सुने उसी दौर के 90 के। तो मुझे ये लगा कि अब ये सही वक्त है कि लोगों को सही बात जाननी चाहिए। तमाम जिसकी जो मर्जी हुई, जो कहा कि साहब वो ऐसा था, फलाना ऐसा था, हर अपराधी के बारे में। आप जानते हैं कि ये श्री प्रकाश शुक्ला जिसके बारे में या जिस कालखंड में वो बहुत ऊंचाई पर चढ़ा और फिर मारा गया, उसके बारे में बहुत ढेर सारी किंवदंतियाँ, बहुत ढेर सारे गलत फैक्ट्स पे बताई गई नैरेटिव्स, ये बहुत चलती रहीं, इन लोगों ने फिल्में तक बना डाली। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इसको लेखबद्ध किया जाए, क्यों ना इसको डॉक्यूमेंटेड किया जाए, ताकि आने वाली पुश्तें, हम लोग तो जो पुलिस की सर्विस की, रिटायर हो गए, पता नहीं कितना और जीवन है, लेकिन आगे का आदमी ये जाने। देखिए, हम उन बहुत लकी जनरेशन में हैं कि हमने पुलिस का दोनों फेज़ देखा। एक वो जहाँ सब कुछ मैनुअल था, एफआईआर भी हाथ से लिखी जाती है। आप सहमत होंगे उस ज़माने में जो हाथ से लिखी जाती थी एफआईआर, वो एफआईआर लिखने वाला जब गवाही में आता तो वो खुद नहीं पढ़ पाता था कि अपने टेढ़े मेढ़े हैंड राइटिंग में लिखता था। फिर जीडी रोक दी जाती थी, कौन से गवाह इसमें लाए जाएं जो बाद में होस्टाइल न हो, वो पूछ के लिखा जाता था। एक एफआईआर तैयार हो जाती थी। ट्रायल पर जब आता था तो बहुत ढेर सारे लोग कोर्ट तक नहीं पहुंचते थे, बहुत जिद करने पे मारे जाते थे, होस्टाइल हो जाते थे। तो मुझे ये लगा कि, और उसके बाद अभी जब मैं रिटायर हुआ उसके पहले कम्युनिकेशन की सारे साधन आ गए थे, सीडीआर की एनालिसिस हो गई थी, फॉरेंसिक जांच शुरू हो गई थी, डीएनए जांच जो साल साल भर लग जाते थे लोगों को, वो अब हफ्ते भर में आपको मिलने लगी थी। तो इन्वेस्टिगेशन तमाम चेंज हो गई। राजेश जी, पहली पोस्टिंग आपकी किधर थी जब आप प्रदेश पुलिस सर्विस से आए? जी, तो पहली पोस्टिंग कहाँ? मेरी पहली पोस्टिंग थी सोनभद्र। सोनभद्र का असल में उस ज़माने में सोनभद्र जब मिर्ज़ापुर से अलग किया गया तो उसका जो पूरा पुलिस ऑफिस था, यानी एसपी का, सीओ रॉबर्ट्सगंज का, और एडिशनल एसपी उस समय कोई था ही नहीं, एक टेम्परेरी हटमेट में था। हटमेट में? हाँ, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का एक ग्राउंड था, उसी में टीन शेड में और कुछ एस्बेस्टस की शेड में, उसी में एसएसपी का था। पक्की छत नहीं थी? पक्की छत नहीं थी। आपके पहले थाने की? हमारे पहले थाने की, हमारे पहली पोस्टिंग की मेरी ऑफिस की पक्की छत नहीं थी। ये बात है 1991 की। अब ये 1991 में आपका छत नहीं थी? नहीं थी। और व्हीकल कितनी थी, गाड़ियाँ कितनी थी आपके पास? व्हीकल एक थी, महिंद्रा की नीली जीप जो होती थी, वो सर्किल ऑफिसर के लिए यानी डीएसपी के लिए थी, और हर थाने पर एक वही नीली महिंद्रा की जीप हुआ करती थी। कितना का पेट्रोल मिलता था? पेट्रोल तो सैंक्शन जो होता था वो उस ज़माने में 60 रुपये तेल के दिए जाते थे उसको, थाने वाले को। मैंने सुना है कि एक टाइम पे सोनभद्र में ज़्यादातर थानों में फ़ोन नहीं चलते थे क्योंकि बिल नहीं जमा करते थे आप, बिजली नहीं होती थी क्योंकि आप बिल नहीं जमा करते थे। नहीं, ना तो फ़ोन थे। जब कुछ दिन में, जब मेरी बिल्कुल पहली इनिशियल पोस्टिंग हुई तो मेरी सर्किल थी दुद्धी। दुद्धी सर्किल से सबसे नज़दीक थाना पिपरी का था, जहाँ पर इनका हिंडाल्को वालों का इस्टेब्लिशमेंट था। हमें अगर किसी से बात करनी है, अपने एसपी से, सीनियर से, या कहीं बात करनी है, तो हम लोग हिंडाल्को के एक्सचेंज में जाते थे। उसके बाद से आप, यानी आपने एक सफ़र तय किया और आप पहुंच गए एसटीएफ पहुंच गए। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ था 4 मई 1997। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश की, जो हम लोगों ने खबर उन दिनों चलाई थी कि इट वॉज द स्टेटेड पर्पज वॉज कि ऑर्गेनाइज क्राइम, टेरर एंड अदर्स के लिए एसटीएफ का गठन हुआ है। 43 क्रिमिनल्स की एक लिस्ट थी, और उसकी एक आप असली मुझे कहानी सुनाइएगा कि इस एसटीएफ की का जन्म अगर यूपी में लखनऊ में हुआ तो उसका जो आइडिया कंसीव हुआ वो न्यूयॉर्क में हुआ था। जी, न्यूयॉर्क में हुआ था, बिल्कुल। क्या किस्सा है ये? उस समय हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे वो किसी वजह से, कोई शायद बेटी बेटा कोई था, न्यूयॉर्क गए हुए थे। कौन साहब? वो शाह साहब थे,
बाद में जो इसके प्रसार भारती के चेयरमैन भी हुए थे, तो मैं नाम पूरा उनका भूल रहा हूँ, गिरिराज नहीं सॉरी शाह साहब थे, वो वहाँ गए हुए थे। और इसी बीच में उनके फैमिली फ्रेंड थे के गुप्ता, जो उसके मेडिसिन के बहुत बड़े डीलर थे। उनको श्री प्रकाश ने गोली मार दी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के पास गोखले मार्ग में, और उनके लड़के कुणाल की किडनैपिंग कर ली। शाह साहब की पत्नी और ये आप सोलोमन एंड सोलोमन वाला, सोलोमन एंड सोलोमन रस्तोगी जो के रस्तोगी, सोलोमन एंड सोलोमन के मालिक, बहुत बड़ी फर्म थी उस जमाने में। सोलोमन एंड सोलोमन के रस्तोगी साहब और उनका बेटा कुणाल रस्तोगी दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए NBRI वाले उसमें पार्क में बॉटनिकल, हाँ, वहाँ से अपने घर से निकले थे। गोखले मार्ग से निकले हैं तो उसको ओवरटेक किया एक मारुति कार से, 1 किलोमीटर की दूरी पे था, बिल्कुल 1 किलोमीटर का। और वहाँ उसको घेरा। के रस्तोगी थोड़ा सा मजबूत आदमी थे, उनको या तो आइडिया लगा या उनको लगा गलती से आ गया है, उसने उसकी मारुति कार में हल्की सी टक्कर मारी। वो फिर आगे आया और उसने अपनी पिस्टल निकाल ली। तब तक इनकी गाड़ी ने दूसरी टक्कर मार दी शिव प्रकाश की गाड़ी को। उसने सीधा पॉइंट ब्लैंक इनको गोली मार दी, मौके पे ही ये इनकी डेथ हो गई। और फिर उसके बाद कुणाल को उसने खींच लिया, गाड़ी का बेटे को खोला, कुणाल को, बेटे को खींच लिया, और खींचने के बाद अपनी गाड़ी में बिठाया, लेकर चला गया। बहुत बड़े व्यापारी थे, बड़े रसूखदार व्यापारी थे। ये खबर शाह साहब को पहुंची, वो वहीं पे थे उस समय, न्यूयॉर्क में। तो वो वहाँ गए ही थे, तो उनको ऐसा समझ में आया कि ये बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। वो NYPD के हेडक्वार्टर चले गए, लोकल किसी के साथ ही गए होंगे। और उनका सब न्यूयॉर्क में पहले भी बहुत बुरा हाल था क्राइम का, माफिया चरम पे थी। NYPD के आने के बाद इसमें कमी आई और काफ़ी, हाँ, ऑर्गेनाइज क्राइम को उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया। तो वो उसका कैसे हुआ था, तो एक पन्ने का एक A4 साइज़ का शायद पेपर था, उसमें एक हरी कलम से उन्होंने दोनों तरफ कुछ पॉइंट्स लिखे। उसी बीच में हमारे जो अजय राज शर्मा साहब यहाँ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी रहे, AGB ये सब भी रहे, वो लखनऊ से ट्रांसफ़र होकर सीतापुर PTC गए थे, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज गए थे। अजय राज शर्मा साहब को मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बुलाया। ये डिटेल बाद में सामने आई जब अजय राज शर्मा की किताब आई, बाइटिंग द बुलेट। उसमें उन्होंने सब लिखा कि कैसे बुलाया, कैसे परेशान थे, कैसे उन्होंने बताया कि मेरे मारने की सुपारी ली गई है, और ये भी बताया कि कल तक मैं आपकी पोस्टिंग कर दूंगा। एक हमको यूनिट चाहिए जो सिर्फ यही काम करे, दूसरा कोई काम ना करे। पंडित जी, STF के बनने में ये कॉमन नॉलेज है कि मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी दी गई थी, ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत बढ़ गया था। मगर एक कारण और भी था जो मैं आप चाहूँगा कि तफसील से बयान करें, कि किसी भी क्रिमिनल को उत्तर प्रदेश में पकड़ना इसलिए भी मुश्किल हो गया था कि CO हजरतगंज अगर उसको लखनऊ में पकड़ने की कोशिश करता है और वो दूसरे ज़िले में चला जाता है, तो उस ज़िले की पुलिस को जब आप बताते हैं कि हम आ रहे हैं दबिश डालने के लिए, तो उस इलाके के कुछ पुलिसमैन उस क्रिमिनल को इन्फॉर्म कर देते थे। ठीक है राहुल जी, वो इसीलिए STF को पूरी स्टेट का जुरिस्डिक्शन दिया गया। देखिए, ये बात शायद मैं आपको बताऊं, ये मैंने लिखा है, किताब में भी लिखा है। देखिए, ये दिक्कत ये थी कि जैसे श्री प्रकाश के जब छोटे मोटे अपराध जो आसपास हुए थे, तो ये हुआ कि इसकी हिस्ट्री तलाशी जाए, इसकी और क्रिमिनल हिस्ट्री कहाँ कहाँ है। तो पता लगा गोरखपुर में है, कुछ वहाँ है, बिहार में है। हम लोग तलाशना शुरू किए, सबकी अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन थी, हर इसी के क्राइम की अलग अलग तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। कहीं पर एक साथ, वैसे तो SCRB जो है अपना स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में, लेकिन वो उस समय डिफंक्ट थे इस समय, कि आप अगर किसी एक अपराधी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री जानना चाहें, अनलेस एंड अनटिल कि वो उस समय के किसी नए अपराध में रहा हो, तो उसकी किसी ने जानबूझ के कोई लिस्ट बनाई हो, कहीं नहीं मिलता था। अब दिक्कत ये होती थी कि हम उसको कनेक्ट कैसे करें इन सबको। सबके लिए एक टीम जानी पड़ती थी उन जिलों में, एक इंस्पेक्टर के साथ, एक सब इंस्पेक्टर के साथ, 3-4 लोगों की डिटेल है, क्या मोडस ऑपरेंडी था, कौन कौन लोग उसमें नामजद हुए थे। तब ये कहा गया कि साहब आप जो है, आपका पूरा स्टेट जुरिस्डिक्शन है,
जो भी सूचनाएं आप मांगेंगी आपको दिया जाएगा। बाद में तो उसका थाने का नोटिफिकेशन हुआ, अब एसटीएफ अपने मुकदमे खुद लिख सकती थी और इन्वेस्टिगेट कर सकती थी। पहले ये था कि हम पता करके और लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर देते थे, या मुठभेड़ हुई तो वो लोकल पुलिस आ जाती थी, एफआईआर होती थी। मैं ये बता दूं कि जिस क्रिमिनल की बात कर रहे हैं श्री प्रकाश शुक्ल की, उसकी जांच में एसटीएफ के सारे ऑफिसर्स ने अलग अलग साथ में करीब 1 लाख किलोमीटर की ट्रैवल किया था, नॉट लेस देन 1 लाख। उसके और भी रीज़न हैं। दिक्कत ये है राहुल जी कि हम जैसे एक्स क्रिमिनल के बारे में इंफॉर्मेशन सब कॉन्टैक्ट से होती थी, इन्फॉर्मर से होती थी, मुखबिरी से होती थी, फिजिकली होती थी, पर्सन बेस्ड होती थी। ये उस ज़माने में यही होता था। दूसरा, पेड मुखबिर होते थे, थानों के भी, एसएसपी के भी, सबके पेड मुखबिर होते थे। और जैसे हम उसकी मुखबिरी कर रहे हैं वो भी हमारी मुखबिरी करता था। आज कहाँ से निकले, पहले कंप्यूटर आ जाए, कंप्यूटर आ गया, फिर ये वो ऑपरेट कौन करेगा। एक स्टेनो बुलाया गया जो अरुण कुमार साहब के साथ काम करता था, शमीम, लेकिन वो भी नहीं जानता था। तो उस आदमी को बुलाया गया कि वो अपना इंस्टीट्यूट बंद करके 5 बजे के बाद वहाँ आएगा। तो अब वो काहे को घुसे, सब माउस छूने में डरते थे। अब आप माउस छूने में डरते, और सब इतनी पुरानी बात जब कंप्यूटर ऑफिस में भी नहीं हुआ करते। तो डर क्यों लगता था? करंट ना आ जाए उसमें, किसी ने बताया कि साहब ऐसा ना हो ये करंट मार दे, तो उसने खैर तफसील से बताया। ये जो हम बात कर रहे हैं 43 टॉप क्रिमिनल्स, उस समय पे एक बदलाव आया था। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में पैसे की बहुत कमी थी। 90s का जब समय वक्त आया, 1991 खासकर 91 के बाद लिबरलाइजेशन के माहौल में नई योजनाएं आईं, पॉलिसीज़ ऐसी आईं कि जिसमें सरकारी काम जो हैं राज्य में बढ़ने लगे। रेलवे का विस्तार होने लगा, सड़कों का विस्तार होने लगा। हाँ। तो सरकारी टेंडर और ठेके जो थे वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बढ़ने लगे, और उस टेंडर ठेके राज से शुरू हुआ क्रिमिनल्स का उन सरकारी ठेकों में एंट्री, और उस सरकारी ठेकों में कमाई करने के लिए पॉलिटिशियंस का उनको पेट्रनेज। बिल्कुल यही हुआ था। यही हुआ था, बिल्कुल यही हुआ था। और यहीं से वो देखिए, यही वो कालखंड है जिसमें राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ। पूरे 90 के दशक में आप फ्रॉम 1 अगर आप शुरू करें तो आपको 1000 ऐसे मिलेंगे। उसका भी देखिए रीज़न यही था, 2 चीज़ें थी। उस ज़माने में इलेक्टोरल प्रोसेस बैलेट से होती थी, बैलेट पेपर से होती थी। उसी ज़माने में बूथ कैप्चरिंग की सबसे ज़्यादा शिकायतें होती थीं कि साहब वहाँ 50 लूट गए, वहाँ 20 लूट गए, वहाँ मत पेटिका में स्याही डाल दी गई, वहाँ 4 लोगों ने पूरी मत पेटिका ही उठा के कुएं में डाल दी, तालाब में डाल दी। ये इस तरह का काम हुआ करता। तो ये वो दौर था। देखिए, कई चीज़ें उस दौर के लिए जिम्मेदार हैं। एक तो वो था, अब जिस नेता को वो इलेक्शन जीतना है उसने देखा कि कौन कौन अपने यहाँ स्ट्रांग है, मसलमैन कौन है। उन्होंने कहा भाई 5 बूथ आप देख लीजिए, 8 आप देख लीजिए, गुंडों को बूथ का इंचार्ज बनाया गया। गुंडों ने वो अपना काम भी किया और वो जीत भी गए, यानी वोट दिलवा दिया। दिलवा क्या दिया, वो या तो छाप दिया या डिसमेंटल कर दिया या जो भी कर दिया, बहरहाल उन्होंने अपना काम कर दिया, वो जीत इंश्योर करने के बन गए। 2-3 इलेक्शंस के बाद जिन लोगों ने ऐसा किया उनको लगा भाई हम इनके लिए कर रहे हैं तो हम खुद ही ये काम कर सकते हैं। अगर हम इनको जिता रहे हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते हैं। तो फिर पूरी की पूरी एक बारात वो इलेक्शन के मैदान में आ गई, और फिर माननीय बनने के लिए, और बने भी। कौन नहीं बना इसमें। आप सबसे पहला आपको ऐसा इंस्टेंस कौन सा दिखता है आपके याद में? नहीं, यूपी का तो देखिए, उस पीरियड में यूपी का तो जो उदाहरण है वो वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी है। ये किसी दूसरे के लिए काम किया करते थे इनके लड़के, ये दोनों बन गए। शहाबुद्दीन बार बार लगातार बिहार में शहाबुद्दीन ऐसा करते रहे। मऊ में मुख्तार यही करता रहा। अतीक अशरफ वो यहाँ करते रहे। प्रयागराज में वेस्टर्न यूपी में डीपी यादव यही करते रहे। राठी गैंग है, जाने कितने गैंग है, यही करते रहे। ये तो भला हो इनका टीएन शेषन साहब का, जब ये
ईवीएम आया, देखिए बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है आज की तारीख में, लेकिन जब ईवीएम आया तो ये बूथ का लूटना, बूथ की मैनिपुलेशन, ये सब इनका गुंडों का काम ही खत्म हो गया। अब तो ये है कि आप अपने वोटर के पास जाइए, उसको कैसे प्रलोभन आप दे पाते हैं, कैसे आप उसको कन्विंस कर पाते हैं, तभी आपकी जीत हार निश्चित होगी। लेकिन वो ज़माना ये था कि जब ये बूथ का मैनेजमेंट गुंडों से कराने का ये चलन चल पड़ा था, और ये धीरे धीरे करके सब माननीय हो गए, और माननीय होने के बाद इनका प्रोटेक्शन हो गया। ना पुलिस कोई कुछ कर पाती थी, ना उसी में एक नाम आप मिस करें, अमरमणि भी उसी की उपज है। हाँ, उन पे आएंगे। हाँ, तो वो आप देखेंगे कि वो एक 90 के दशक में एक सीरीज़ थी, जो पहले दूसरों के लिए काम करते तो फिर खुद नेता हो गए, और उच्च सदन में, निम्न सदन में, स्टेट में और सेंटर में सब जगह पहुंच गए। और इसी वजह से जो फेंस सिटर यूथ है उसको ये बाहुबली बड़ा फैसिनेट करते हैं पुराने वाले समय में। और यही देख देख के नए नए, मतलब जो कहते हैं गली लेवल तक बाहुबली पैदा हुए। बड़ा खराब वक्त था वो 90। फैसिनेटिंग। हमने वो समय देखा है जब 30-30 गाड़ियों के काफिले, राइफलें निकली हुई हैं। मैं तो ऐसे काफिलों में संगीनों के बीच में बैठा हुआ हूँ इलेक्शन कवरेज में। भाई आपको अगर ध्यान हो, हाँ खूब देखा। देखिए आपको अगर ध्यान हो, इसको अतीक अहमद को कानपुर से कोई टिकट दिया गया था, ये नॉमिनेशन करने आया था 400 गाड़ियों से, और हर गाड़ी में से राइफल निकली हुई थी। और इलाहाबाद के दशहरे में जितना मेला होता है चौकियों को देखने के लिए, उतना मेला उस काफिले को देखने के लिए कानपुर की सड़कों पे हुआ था, 400 गाड़ियों का काफिला। तो ये सब फैसिनेट करता था उस जमाने में। ये उसी कालखंड की बात है, उसी 90 के दशक की बात है। तो अब आते हैं इस मुद्दे पे जिस पे आपकी किताब भी है, और यानी उत्तर प्रदेश के सबसे खूंखार क्रिमिनल्स में जिसे माना जाएगा वो है श्री प्रकाश शुक्ला। बिल्कुल। गोरखपुर में जन्म हुआ। हाँ, मामखोर गांव था इसका, और गोरखपुर में जन्मा था ये। पिताजी IAF इंडियन एयरफोर्स में थे जी। तो ये क्रिमिनल बना कैसे? मजबूरी, हालांकि मजबूरी कोई भी जस्टिफाई नहीं करती। हाँ, कोई जस्टिफाई नहीं करता है, कभी नहीं करता। क्या कारण था? देखिए इसमें दो अलग अलग व्यू हैं। एक तो ये है कि जो बड़ा प्रचलन में है कि इसकी बहन को किसी ने छेड़ दिया था, लेकिन इस तरह की कोई बात कभी हम लोगों के रिकॉर्ड पर नहीं आई। एक लड़की की छेड़खानी हुई थी, और उसी के तुरंत बाद ही ये बैंकॉक भाग गया। यानी किसका मर्डर हुआ था? राकेश तिवारी। किसी जिस लड़के ने छेड़खानी उससे की थी, राकेश तिवारी का मर्डर हो गया। तो उसके तुरंत बाद ये भाग गया बैंकॉक। तो इसका पैसा कहाँ से आया? नहीं, अरे बहुत अच्छे खासे परिवार का है ये, कि यहाँ खेती बाड़ी सब है इनके। वो बामखोर शुक्लों का गांव, ये वहाँ के धनाढ़ लोगों का गांव है। गांव के हिसाब से जो है पैसे वैसे संपन्न था ये। ऐसी कोई मुफलिसी नहीं थी जिससे लड़ने के लिए क्लास स्ट्रगल के कारण? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई मुफलिसी वाली कोई बात ही नहीं थी। कितनी उम्र रही होगी इसकी? उस समय उम्र रही होगी 20 साल, 18-20 साल। जस्ट हमारे ख्याल से बालिग हुआ ही था। ये वहाँ भाग गया। इसके भागने पर यह हुआ कि बस इसी ने किया है। अच्छा। इसी ने किया है, इसीलिए भाग गया। फिर जब वो वहाँ सेटल हो गया तब ये वापस वहाँ से आया। तो उसके बाद फिर उस समय आपको ध्यान हो, तो इसने पहला, यानी अगर कहें टेक्निकली तो पहला मर्डर उस केस में किया। तिवारी को, जो राकेश तिवारी को मारा था। तो जब ये लौट के आया, उस समय एक काम बड़े उसमें था, प्रचलन में था। पहले ये डिश टीवी तो बहुत बाद में आई, पहले ये केबल टीवी हुआ करती थी, और हर ज़िले में केबल टीवी का एक ऑपरेटर होता था जो लाइसेंस ले आता था, केबल टीवी चलाता था, और वो 100 रुपये, 200 या 300 रुपये में वो हर घर में उसका कनेक्शन दिया जाता था। कनेक्शन लेने वाले सब शरीफ आदमी नहीं थे कि वो हर महीने जाइए वो पैसा दे दें। हिंदुस्तान में पैसा किसी जिस चीज़ को यूज़ करते हैं उसके देने की आदत नहीं। बिजली, पानी, कुछ भी है। तो ऐसा पैसा वसूलने के लिए मसलमैन हर जिले में, ये मैं गोरखपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरठ में भी वही था, दिल्ली में भी था, इवन लखनऊ में भी वही था, कि जिसका डिश टीवी उन्होंने कहा सब इस मोहल्ले में सबसे कम लोग दे रहे हैं, कनेक्शन तो 500 हैं, 50 का ही आता है, आप वसूल के लिए आइए। तो नेचुरली जो मुसलमान होगा वो ऐसा करेगा। जैसे आजकल क्रेडिट कार्ड वगैरह पे वसूली हाँ, वसूली का जैसे चल रहा है। तो साहब वो जो है गए,
इसका भी चल रहा है, एक गैंग और चल रहा है जो आप गाड़ी फाइनेंस कराते हैं तो गुंडई से वो खींच के ले जाते हैं कि वो तो ये केबल टीवी का, तो केबल टीवी का ये शुरू हुआ कि साहब हाँ एक एक इलाका बांटा गया और गुंडों को दे दिया। हाँ गुंडों को, तो 10-12 गुंडों को दे दिया, जिसमें कुछ जो है वो यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति वाले थे कि साहब हम नेता हो गए हैं और पैसों की ज़रूरत है, लड़के हमारे पास हैं, हाँ लड़के हमारे पास ही हैं, ये काम शुरू किया। उसी में इसको और इसके साथ जो 2-3 लोग नाम लेके बताइए। हाँ, मैं नाम बताऊँ, श्री प्रकाश शुक्ला को बता रहा हूँ, श्री प्रकाश है, सुधीर है, आनंद है, इन लोगों ने ये सोचा कि ये धंधा बहुत सटीक है। हाँ। और अगर ये हमारे पास आ जाए तो घर बैठे लड़के हमको भी मिल जाएंगे। हल्की हल्की दबंगई शुरू हो गई थी, तो इसने एक एक करके वो मर्डर शुरू किए। सबसे पहले अपने इलाके का जो कनेक्शन का पैसा वसूलने आता था उसको मार दिया। एक एक करके साल भर भी नहीं बीता होगा, 10 महीने में 8 ऐसे लोगों को मार दिया जो उसके लिए वसूली करते थे, केबल वालों के लिए जो केबल वालों की जो वसूली करते थे उनको मार दिया। और अपने लड़कों को जो गैंग लीड करते थे उनको जो है, जो ताकि उनके हटते ही केबल वाले से बात की हमारा आदमी वसूलेगा, तुमको पैसे से मतलब है, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। तो यानी उसने अलग अलग पार्टियों को हटा करके सिर्फ अपने नीचे वाले लड़कों को वर्चस्व की लड़ाई, वहीं से केबल टीवी के उगाही से पे वर्चस्व बनाया उसने। फिर वहीं से इसकी मुलाकात सूरजभान से हुई। लोगों से कैसे मुलाकात? बिहार में थे? अरे भाई बिहार में थे, लेकिन वो रेलवे का टेंडर लेने तो गोरखपुर ही आना पड़ेगा ना। गोरखपुर वॉज हेडक्वार्टर, गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है, जो कि यहाँ से ईस्ट सेंट्रल यूपी से लेकर के बिहार तक एक्सटेंड करता है। कैचमेंट एरिया ज़्यादातर बिहार का है। उस जमाने में रेल मंत्री भी बिहार ही हुआ करते थे, बिहार के। अगर आप देखें लालू जी होते थे, नीतीश जी होते थे, रामविलास पासवान जी होते थे, सब लोग एक ज़माने में 10-12-15 गाड़ियाँ बहुत चल रही थी। मैंने कहा ना रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था। तो वहाँ जो टेंडर थे वो 100 करोड़ के, 200 करोड़ के, 250 करोड़ के टेंडर वहाँ निकलते थे। कहाँ? गोरखपुर के नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर पे। कैचमेंट एरिया पूरा बिहार का। गोरखपुर जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर के कारण यूपी बिहार के माफियाओं का केंद्र बन गया। अब देखिए उसमें शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत ये हुई कि वहाँ पर हरिशंकर तिवारी और वीरेन शाही के लोग बैठने लगे कि फार्म कौन ले जा रहा है। ये दोनों कौन लोग हैं जरा थोड़ा ये देखिए, हरिशंकर तिवारी और वीरेन शाही दोनों ही गोरखपुर के बाहुबली हैं। नहीं पहले बाहुबली बन चुके थे? नहीं, पहले तो ये एक दूसरे की लड़ाई में 10-10, 20-20 मर्डर इनके ऊपर लग चुके थे। ठीक। नहीं तो इनकी तब किस चीज़ पे लड़ाई चलती थी? लड़ाई है टेंडर पे। अच्छा। देखिए पीडब्ल्यूडी का टेंडर, नगर निगम का टेंडर, जितने सड़क के सब टेंडरों में जहां ये डालेंगे वहां ये भी डालेंगे। किसको मिल गया है उसकी बादशाहत है। जब ज़्यादा पैसा, जिस दौर की आपने बात की कि जब इकोनॉमी थोड़ी सुधरी और रेलवे का एक्सपेंशन शुरू हुआ, तो बड़े पैमाने पे टेंडर वहाँ बड़े कॉन्ट्रैक्ट आने लगे। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट कैसे आते थे? आज की तरह ऑनलाइन तो था नहीं, वहाँ कंप्यूटर ही नहीं था, ऑनलाइन कहाँ से होगा। तो पेपर पे ये फॉर्म बिकते थे। टेंडर भरने के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट भरना। तो टेंडर डॉक्यूमेंट के लिए फॉर्म रेलवे से, तो पहले तो ये दोनों लोग अपने अपने इलाके में बैठ के देखते थे फॉर्म कौन ले गया। अच्छा। फिर उसकी जमा करने की एक तिथि होती थी कि फलां तारीख तक आप जमा कर दें, और उसके 1-2 दिन छोड़ के उसको खुलने की तिथि होती थी। एक बॉक्स में डालना होता था और जिस दिन खुलेगा उस दिन सील उसकी तोड़ी जाएगी, वो सब निकाला जाएगा, लोएस्ट हाईएस्ट जिसका है उसको दे दिया जाएगा। ये प्रोसेस था। अब उस 200, 300, 400 करोड़ के प्रोजेक्ट में मारामारी हो गई कि कोई फॉर्म जो है, अगर हरिशंकर तिवारी की तरफ का कोई आदमी फॉर्म लेके गया तो उसे मार के उससे फॉर्म छीन लिया जाएगा, उसे डालने नहीं देंगे। ये वीरेन शाही गैंग करता था, और वाइस वर्सा। जो जहां मिल गया वहीं मारा जाएगा। कैसे मार दिया जाता था? मार ही देते थे साहब, मार बहुत, जाने कितने मर्डर हुए इसी सिलसिले में। पैसा इन्वॉल्व है, जहां भी पैसा इन्वॉल्व होगा मर्डर होंगे। तो ये आपस में रार शुरू हुई उस पैसे, हरिशंकर तिवारी और वीरेन शाही के। अब इसमें चूंकि बिहार कैचमेंट एरिया था, मंत्री उनके हुआ करते थे, तो सूरजभान भी जाते थे और भी बाकी बहुत से लोग। तो यानी उसने उस इलाके गोरखपुर में अपने को बढ़ाने के लिए बिहार के आदमी की मदद, बिहार के आदमी को
उसने कहा कि साहब, उन्होंने कहा कि भाई शाही हर बार ले जाता है, शाही को रोको किसी तरह से। तो इन्होंने कहा कि ये किसने कहा? ये सूरजभान ने कहा। सूरजभान अपने इलाके में अपने देखिए अच्छा वर्चस्व बना, बहुत अच्छा वर्चस्व बन चुका था उनका। AK-47 अगर किसी के पास थी तो सूरजभान के पास ही थी, वही पुरुलिया ड्रॉप वाली, इस पूरे इलाके में वहाँ। तो यानी इनके पुरुलिया से भी तार दूर रहे। हाँ भाई, पुरुलिया तो मिस जजमेंट हो गया, जहाँ गिरना था वहाँ गिर नहीं पाया, और जब इधर उधर गिर गया तो लोगों ने बीन बटोर लिया। बाहुबलियों को पता लगा तो किसी से मार के छीन लिया, किसी को पैसा काफी सर्कुलेशन में आई। मैं दर्शकों को बता दूं कि 17 दिसंबर 1995 एक एंटोनोव AN-26 हवाई जहाज उड़ता है और तमाम बातें होती हैं, और एक बड़ा जखीरा AK-47 जैसी बंदूकों का, जिसको कहा जाता है कि बेलारूस वगैरह से आई थी, और किम डेवी जिनका नाम नील्स होक था, वो बंदूक का जखीरा गिराता है। वो गलत गिर जाता है, वो पहुंचना कहीं और था। बाद में यहाँ तक बात आती है कि वेस्ट बंगाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए आनंद मार्गीज को मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने रॉ की मदद से वो पूरा ऑपरेशन किया था। बहरहाल इस इलाके में गरीबी इतनी थी कि कट्टे चला करते थे, यानी अगर 303 तक नहीं थी लोगों के पास, उस इलाके में अचानक AK-47 पहुंच जाती हैं बहुत सारी, और वो हवाई जहाज से गिराई जाती हैं। सिर्फ बंदूकें नहीं गिरी थी साहब, कई हजार राउंड एम्यूनिशन भी गिराया गया था उसमें, बहुत चीजें, वो भी पिस्टल थी। पहले नीचे गिरता है, आमजन के पास आता है, आमजन से वो पूरे अंडरवर्ल्ड के पास आ जाता है। तो पांडे जी जो बता रहे हैं कि पहली AK-47 जो है वो सूरजभान के पास आई थी उत्तर प्रदेश में, जो दिखाई पड़ी, बिहार के नेता सूरजभान के जरिए उत्तर प्रदेश में आई। तो वो कैसे आई? नहीं, पुरुलिया से उनके पास आई, फिर अपने लोगों के साथ जब भी यहाँ आते थे, उनको लगता था कि इन लोगों से भिड़ंत होगी, अपने साथ ले आते थे। इसको श्री प्रकाश शुक्ला को असलहों का बड़ा शौक था। जब उन्होंने कहा मार दो उनको, तो उन्होंने कहा कि हम मारने के लिए AK-47 भी तुमको दिलवा सकते हैं। तो उसने कहा पहले हम देख लें। तो देख लिया उसने। तो उसने कहा दादा ये हमको दे दीजिए, ये काम हम कर देंगे। वहाँ डील तय हुई कि पहले तुम मार दोगे, हम AK-47 तुमको। नहीं तो फिर वीरेन शाही जी को कैसे मारा गया? वीरेन शाही जी को जब ये बात, वीरेन शाही जी को मारा गया 31 मार्च 1998 में होगा, 97 में, यस, 31 मार्च 1997 को इंदिरा नगर में, लखनऊ के इंदिरा नगर में एक स्प्रिंगडेल स्कूल है छोटे बच्चों का, हमारे ख्याल से फर्स्ट तक, हाँ, जूनियर स्कूल्स का। ये लोग परसू कर रहे थे, वो बिल्कुल गाली गलौज होती थी फ़ोन पे वीरेन शाही की और श्री प्रकाश शुक्ला की। वो उनकी रंगबाजी थी वीरेन शाही की, वो क्यों किसी से दबेंगे, और ये कहता था कि हम मार देंगे। उनका पता नहीं कितने वीरेन शाही के खिलाफ 63 केसेस थे उस समय। जी, मैंने कहा ना, शुरुआत पूर्वांचल में उन्हीं से हुई, वीरेन शाही और हरिशंकर तिवारी से। बाद में ये आते आते इधर उधर चटक गई। उसके बाद क्या हुआ 31 मार्च को? तो 31 मार्च को ये परसू करता रहा श्री प्रकाश, कहाँ जाते हैं। कभी ट्रेन से जब निकले तो बाई रोड उनका पीछा कर लिया, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। धीरे धीरे उसने ये पता किया कि इंदिरा नगर में वीरेन शाही जी की एक महिला मित्र है। जब भी वो लखनऊ में आएंगे तो अगर 4 दिन रुकेंगे तो एक आध दिन मिलने जरूर जाएंगे। जैसे ही श्री प्रकाश के ग्रुप को ये पता लगा कि वो लखनऊ में है, इस समय देखा गया है, वो उसी दिन से स्प्रिंगडेल स्कूल के पास अपनी गाड़ी वाड़ी खड़ी करके वहीं उसका वेट करते रहे कि आएगा ज़रूर, क्योंकि वहाँ से जाने का भी वही रास्ता है स्प्रिंगडेल स्कूल का, और आने का भी वही रास्ता है। और 31 मार्च को जिस दिन रिजल्ट डे था, छोटे बच्चे भी थे, और बहुत छोटे बच्चों के साथ पेरेंट ज़रूर आते हैं, क्योंकि वो टीचर बुलाती हैं कि इसमें कमज़ोर है, इसमें अच्छा है, इसको ये कराइए, पेरेंट टीचर मीटिंग टाइप भी होती है उसी दिन। तो सारे लोग मौजूद थे। इसी बीच में वीरेन शाही अपनी महिला मित्र और एक छोटे बच्चे के साथ, जैसे आप सामने खड़े हुए हैं, तो राइट साइड से आए हैं और लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे थे। उनको एक मिस्टर जोशी हैं, वो अपना मकान बेचना चाह रहे थे, तो वो उस महिला मित्र को दिखाने के लिए लाए थे कि ये मकान हम, महिला साथ में थी, हाँ, महिला साथ में थी, कि ये मकान हम आपको खरीदवा देंगे, एक बार देख लीजिए। किसी से कहलवाया सुनवाया था तो वो बेचने को तैयार हो गए थे।
वो जैसे ही ये लोग खड़े हुए थे, गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी की थी इन लोगों ने, क्योंकि वहाँ बहुत गाड़ियाँ खड़ी थी पेरेंट्स के, कि ऐसा ना हो कोई आगे पीछे लगा दे, हमको फिर निकालने में दिक्कत हो। उस गली से दूर, थोड़ी दूर जहाँ बिल्कुल खाली था, वहीं गाड़ी खड़ी की थी। ये जैसे ही एक कदम आगे बढ़े हैं, इनके सिर पर पीछे से सटा के गोली मार दी। तो खड़े पैदल चल रहे थे? पैदल चल रहे थे। बच्चा, महिला मित्र और वीरेन शाही तीनों पैदल ही उसके घर से, नहीं ये किसी को उनके घर नहीं ले आता था। देखो इस तरह के आदमी हमेशा ये दिमाग लगाते हैं कि हमारी मुखबिरी कहाँ से हो सकती है। तो जब भी वो आता था इन महिला मित्र के यहाँ, तो गाड़ी अपनी दूर खड़ी कर देते थे। ड्राइवर को भी नहीं पता कि वहाँ कहाँ जाएंगे, यानी लोकेशन नहीं पता लगने देते थे कि ये और कहाँ जा रहे हैं। तो जब ये पैदल वहाँ से निकले, आगे बढ़ गए, तो पिस्टल से सिर पे गोली मार दी। किसने? श्री प्रकाश ने मारी। पहली गोली उसी ने मारी। उसी की सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता था श्री प्रकाश हरिशंकर, उनको वीरेन शाही को, वीरेन शाही श्री प्रकाश को। तो वो मुंह के बल गिर पड़ा, भगदड़ मच गई। नज़दीक से जाके फिर सिर पे और गोलियां मार दी, फिर पैर से उसको सीधा किया। इस बीच में वो बच्चा और वो महिला वो गायब हो गई। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, 200-250 बच्चे और उनके पेरेंट्स वहीं खड़े हुए थे। दिन के 11 बजे की बात है। और पैर से बॉडी को सीधा किया। उसने कहा कि बहुत घूर के देखता था, लाउड एंड क्लियर, कोई ऐसा नहीं चोरी से कुछ कर रहा था। फिर 5 गोलियां इस आँख में, 5 गोलियां इस आँख में मारी। उसके पहले सर में मार चुका था, वो गिर चुके थे, ऑलमोस्ट मर चुके थे। उसके बाद पैर से उल्टा, और तब दोनों आंख पे 5-5 गोलियां मारी। ये कह के कि ये घूरता बहुत था ये। फिर गाली बहुत देता था, तो फिर मुंह में ऊपर से 5-6 जो भी गोलियां मारी, मुंह में मारी। गाली बहुत देता था। फिर उसने कहा कि इसका हार्ट किधर है, वो कंफ्यूजन में था कि बायां किधर है, दाहिना भूल गया। तो उन्होंने कहा दोनों तरफ मारो। अब वो मैगजीन बदलते जा रहे हैं। फिर 5 गोली इस हार्ट में, 5 गोली इस तरफ हार्ट में मार दी। उसके बाद अपने असलहे रखे और पैदल वहाँ से गए जहाँ गाड़ी खड़ी की थी, वहाँ सबके सामने। ये सबके सामने बात है। 11 बजे दिन में रिजल्ट डे। कितनी गोलियां मारी वीरेन शाही को? देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुल 126 अपर्चर शायद आए थे, 126 या 30 ऐसे कुछ हैं अपर्चर आए थे। मतलब एंट्री एग्जिट दोनों। उसमें ये कहना मुश्किल होता है कि एंट्री कहाँ से, एग्जिट कहाँ से। यानी लेकिन 126 अपर्चर शरीर में छेद मिले थे डेड बॉडी में। जबकि देखिए एक, अब लॉजिक तो खैर अब वो तो मर गया, नहीं पता किया जाता उससे, कि जब एक ही गोली में कोई काम हो गया या हो सकता है, तो ये 70-80 गोलियां खर्च करने की ज़रूरत क्या है? और वो भी पब्लिक के सामने। और पब्लिक के सामने वर्चस्व। देखिए आपके वर्चस्व की लड़ाई है। जब भी कोई किसी से बात करता है, डराना हो, अगर कहीं पे नाम करना हो बदनामी में, तो सबके सामने ऐसा क्राइम कमिट करो कि वो बेंचमार्क बन जाए। याद रखो कि भाई ऐसा भी हुआ था। एक आपने और कवर किया था, मुझे याद आ रहा है, एक विवेक श्रीवास्तव लॉटरी किंग हुआ करते थे, ठीक है, लाटूश रोड पे। बहुत बड़े व्यापारी थे। मायावती का जमाना था और लॉटरी अपने शबाब पे थी, चरम पे थी। उसने एक अपना लॉटरी हाउस बनवा रखा था। उसमें जितनी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, यूपी, एमपी जितनी लॉटरी, सबके नागालैंड, बहुत बड़ी लॉटरी थी। उन सब के कमरे अलॉट कर रखे थे। और दिन भर रात भर वहाँ भीड़ लगी होती थी। माल आया, ले गए, और कोई उसमें मेज पे लगाया, कोई खोखे में लगाया, तो ये अपना बेचते रहते थे। श्री प्रकाश ने उससे अपने किसी बहनोई को एक एरिया देने के लिए कहा कि भाई अमीनाबाद वाली लॉटरी का काम इनको दे दो। उसने डपट दिया। उसने कहा हमारे जो आदमी इतने दिन से काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे, और हम क्यों दे दें, कह के फ़ोन काट। रसूखदार आदमी था, बहुत पैसे वाला आदमी था। और बड़ा उसका जो उनके क्लाइंट्स और विवेक श्रीवास्तव के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। इसीलिए किसी ने उसको ये नहीं कहा कि सब लूट रहा है और ये कर रहा है। बहुत अच्छा आदमी कहते थे, लोगों को बिजनेस दे रहा है, गरीबों की ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरह की बातें थी। जब वो नहीं दिया तो लाटूश रोड से अपना ऑफिस बंद करके वो वापस आया है। बीच लाटूश रोड पे गाड़ी रोक के। लाटूश रोड लखनऊ के सबसे बिजी इलाकों में से है।
बहुत पुराना इलाका है, वहाँ हार्डवेयर और तमाम चीज़ों की बहुत ज़्यादातर दुकानें हैं, और रिटेल की कम और होलसेल की ज़्यादा है। पूरी तो मार्केट ही होलसेल और गाड़ियों की कोई कमी नहीं रहती कभी। और साहब 20 सड़क पे मारा, उसे भी 50-60 गोलियां मारी। 50-60 गोलियां खुद मारी, उसमें खुद था। ये मारने वारने वाला काम, वो मैंने आपको बताया ना, छपास का रोग भी था उसे, मैंने लिखा है इसमें बहुत डिटेल में किससे किससे बात करता था वो। छपास का रोग था। अगर मान लिया किसी ने गलती से लिख दिया कि फलाने नहीं फलाने, भाई पुलिस है, हर दिशा में दौड़ रही है, किसने किया किसने किया किसने किया, तो विवेक श्रीवास्तव को मार दिया। विवेक श्रीवास्तव को मार दिया। फिर उसके बाद हम आते हैं कि आप लोगों ने कैसे काम किया। यानी एक समय आया जब आप लोगों ने टेलीफोन सर्वेलेंस शुरू कर दी। ये भी इंस्टेंसेस बहुत कम थे हिंदुस्तान में बहुत कम कि मोबाइल फोन की टैपिंग करके आप लोकेशन ढूंढ रहे हैं। तो आपने पहला हमला कब किया? यानी अभी तक तो हम सिस्टम को पिटते देख रहे हैं श्री प्रकाश से। श्री प्रकाश शुक्ला ने एज ए क्रिमिनल कितने मर्डर किए अपने करियर में? उस समय तक जब वो मारा गया है, करीब 84-85 के आसपास लोगों को मार चुका था ये। 84-85। आपकी नज़र में कोई और क्रिमिनल है ऐसा जिसने इतनी किलिंग करी हो अकेले? देखिए, उसके बाद तो खैर कोई नहीं है। उस पीरियड में भी डकैती डालने वालों ने इतना किया हो तो, लेकिन अब उसका डाटा तो आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल है वो डाटा रिट्रीव करना कहीं से। पुलिस के पास डकैती गैंग यूजुअली क्या होता है कि वो गैंग में मारते हैं। हाँ, गैंग में मारते हैं वो, एज एन इंडिविजुअल किसी भी ने भी। और आपको लगता है सारी किलिंग इसने खुद फायरिंग करी? 99% खुद ही मारता था। बड़ा प्रिसाइज था ये इस सब मामलों में। अब आप उसको एज ए क्रिमिनल कैसा देखते हैं? देखिए, कुछ तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो हो जाता है ना, कुछ सनक जाए, किसी को सनक सवार हो जाए। दूसरा बहुत डेयरिंग था, 3 आदमियों ने हिला के रख दिया। आप डेयरिंग की बात करेंगे, ब्रिजबिहारी प्रसाद को पटना के उस इंदिरा गांधी, ब्रिजबिहारी प्रसाद बिहार के मंत्री थे, लालू के सेकंड इन कमांड कह लें, नंबर 2 के सबसे प्रभावशाली मंत्री थे। सीबीआई के किसी मामले में इनको इंडिक्ट किया गया था। तो ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, या क्या नाम है उसका, वहाँ पीजीआई टाइप का पटना में है, तो वहाँ वो भर्ती हो गए। वहीं से उनका दरबार अस्पताल में भर्ती हो गए, दरबार उनका वहाँ चलता रहा। और इसको पता लगा, सूरज भान चाहते थे कि शिव प्रकाश को, सूरज भान ये चाहते थे कि हर हाल में ब्रिजबिहारी मारा जाए, क्योंकि इनकी अदावट थी, पुरानी राजनीतिक थी या क्या थी। उसका ये कहना था कि आ जाओ, नहीं तो ये मुझे जेल भिजवा देगा, ब्रिजबिहारी प्रसाद। तो ये गुरु मानता था उनको और तुरंत वहाँ पहुँच गया। उस समय गया ये जब यहाँ कुणाल रस्तोगी को कैप्टिविटी में रखा था। यानी जब वो बड़े दवाई व्यापारी के बेटे को किडनैप किया हुआ था, उस टाइम पे दूसरी सुपारी लिए बैठा। हाँ, ये पहुँच गया वहाँ पे, बजाय इसके कि इसकी डील करे, ये पहुँच गया पटना। अच्छा, फिर पटना पहुंच गया, फिर वहाँ भर्ती हुआ और फिर कहाँ पे? उसी संस्थान में, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिस हॉस्पिटल में बिहार के मंत्री, हाँ, ब्रिजबिहारी प्रसाद साहब में, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान शायद कहते हैं उसको। तो वहाँ भर्ती हुआ और फिर उनके पास अपने पर्सनल 30-35 सुरक्षा गार्ड और पुलिस वाले 10-12-15, इतने लोगों के बीच में AK-47 से मारा था उसने। कैसे? बस वो मरीजों के वेश में, वो शॉल कम्बल ओढ़ा, उसमें AK-47 थी, वो लॉन में बैठे, ड्रिप भी लगाए हुए था। हाँ, ड्रिप लगाए हुए था। वो अपना लोगों से पंचायत रोज करते थे, उसी में पंचायत किए हुए थे। पहले भी 2 बार वो चक्कर लगा चुका ताकि किसी को शक न हो। और अगली बार लास्ट टाइम जैसे ही नज़दीक आया, वो उसने धड़ करके, तो ये तो कोई डेयरिंग। तो उसके ऊपर 35-40 पुलिस वाले जिसके साथ सिक्योरिटी में हो जी, उसको एक आदमी गोली मार देगा? मार दिया और ये सब भाग गए। भाई वो पीजीआई या जो भी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, कोई बहुत ऐसा तो छोटी जगह नहीं, वो तो हमेशा 24 घंटे भीड़ रहती है, मरीज के अटेंडेंट सब रहते हैं। उसमें फिर FIR हुई, उसमें सूरज भान का नाम आया, सब आया। अब चूंकि ये उस समय तक इसका हला भला हो गया था, इसका नाम कहीं है नहीं FIR में, हालांकि सब बरी हो गए अभी सुप्रीम कोर्ट से हमारे ख्याल से 1 महीने पहले। तो बहरहाल मारा और ये सब छोड़ के भाग गए, असलहे छोड़ के भाग गए थे वहाँ से। और बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, सूरज भान ने मैनेज कर दी, उससे बैठा निकल गया। तो ये तो कोई डेयरिंग आदमी ही करेगा ना, कोई अति उत्साही आदमी कह लीजिए, या किसको जिसे बहुत हिम्मती आदमी। एक पुलिसकर्मी को भी मारा? हाँ, पुलिसकर्मी को भी मारा, RK सिंह को। वहाँ पर वो एक डायलॉग भी मारता था कि इतनी गोली मारूंगा कि पुलिस 5 घंटे तक पीतल बीनेगी।
आपने देखा होगा कि किसी सीन ऑफ क्राइम में जहाँ मर्डर होता है तो अधिकारी के साथ जो सिपाही जाते हैं वो कूद के वो ले आते हैं, साहब ये देखिए साहब ये भी मिला है साहब। वो जगह जगह घूम के उसको ढूंढते रहते हैं कि कितनी एम्प्टीज़ हैं, और अगर कहीं पर उसका वो बुलेट मिल जाए तो वो ढूंढ के निकालते हैं। 5 घंटे पीतल ढूंढेंगे पुलिस वाले, इतनी गोली मारूंगा। तो ये ऑब्सेशन था, फ़ोन पे सुना था। तो ये इस तरह का आदमी तो मानसिक रूप से क्या कहा जाए उसको। ये हम ऐसे अपराधी की बात कर रहे हैं जो कि स्टेट के मोस्ट वांटेड में थे, वांटेड में था, जिसके राइवल गैंग्स हैं। हाँ हैं। वो लखनऊ के सबसे बिजी इलाके हजरतगंज में बाल कटाता था। यही नहीं साहब, वो ताज होटल में बाल कटाता था। ऐसा नहीं कि रेगुलर यहाँ कोई पकड़, ताज के सैलून में बाल कटाता था। और उस ज़माने में वो 100 या 500 रुपये टिप दिया करता था। उसका वेट करते थे वहाँ सैलून वाले कि भैया कब आएंगे। यहाँ अपना गया, घूमा, देखा लड़कियों की तरफ, अपना वो सब किया। तो ऐसे ही का क्या मामला है, लड़कियों के पीछे जब बचपन में था स्कूल वूल में तब भी उसकी ये बहुत इसकी बड़ी गंदी आदतें थीं इस तरह की, और इसी आदत में मारा भी गया। अगर ये उस लड़की से बहुत ज़्यादा बात न कर रहा होता तो शायद हम लोगों को और टाइम लगता, नहीं पकड़ पाता। हाँ, बहुत टाइम लगता फिर। तो ये क्या आदत थी, क्या कॉलेज वॉलेज में सुना है? ये कहीं भी लड़की, देखिए एक तो जब हम लोगों ने सुना था कि ये लखनऊ के छोटे बच्चों के स्कूल के सामने अपनी गाड़ी में देखा गया, नंबर फिर सुनने की कोशिश की गई, क्या है, क्या एक्चुअली क्या इसके दिमाग में। हम लोग ये समझ रहे थे किसी बड़े व्यापारी या कारोबारी के बच्चे की किडनैपिंग करेगा। तो इसने बातचीत की किसी से, उसने कहा यार देखो ऐसा है कि जो नई माँ आती है, न्यू मदर्स जो अपने पहली 3 साल की बेबी को लेके जाती हैं, ये सज धज के बहुत आती हैं। अब देखिए उसकी कहाँ से जोड़ रहा था वो कि सबसे ज़्यादा सज धज के वही बच्चे को छोड़ने आती हैं जिनका पहला बच्चा है वो। और ये बड़ी जल्दी, उसका ये कहना था कि बहुत जल्दी हम विन ओवर कर सकते हैं इन्हें या करते हैं। उसके बाद पहला एनकाउंटर कब हुआ आपका शिवप्रकाश शुक्ला से? देखिए जब एक बार इसको गोमती नगर के जो बैराज के उस तरफ वाला पेट्रोल पंप है, हम लोग यूं ही घूम रहे थे कि इस इन्फॉर्मेशन पे कि ये शहर में दिखाई दिया है, किसी ने बताया सब दिखाई दिया है। तो हम लोग घूम ही रहे थे, तब तक एक वो जो आर्मी वाली ओपन वाली जीप होती है आर्मी कलर की, वो दिखाई पड़ी उस पर पेट्रोल पंप पे। उस टाइम पे तो बैरन हुआ करता था। हाँ, हाँ। अब तो वहाँ मॉल, अरे बड़े बड़े मॉल बन गए, उस समय बिल्कुल खाली था वो। तो हम वहाँ से, हम थे जिप्सी में, हमारा गनर था, 2-3 लोग और बैठे हुए थे, ऐसे बातचीत करते हुए जा रहे थे। तो ये कहा कि यार अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं, उधर हजरतगंज वाले लगे हुए हैं, इसी उसमें बैक कर लो, पेट्रोल पंप पे बैक करके वापस चलते हैं। तब तक वो गाड़ी इतना तेज़ी से, हेडलाइट उसके ऊपर पड़ी, इतना तेज़ी से भागी, इतना तेज़ निकला कि अगर सामने कोई पड़ गया होता तो मार। तो हम लोगों ने क्यूरियोसिटी में कि भागा क्यों, पीछे पीछे उसके दौड़ा दी गाड़ी। मेरे पास जिप्सी थी, उसके पास वही आर्मी की ओपन वाली जो जीप होती है वो थी। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसने बैकलाइट भी बुझा दी। अब ट्रैफिक तो वहाँ बहुत चलता है, ऐसे मुश्किल होता, लेकिन 3 लोग थे उस पर, और कद काठी के हिसाब से वो शिवप्रकाश ही था। और उसके बाद फिर हम लोग, उसने जब बैकलाइट बुझा दी तो हम ट्रेल नहीं कर पाए, पता नहीं कहाँ घुस गया। लेकिन नेक्स्ट डे उसका फ़ोन नेपाल से आया। जब मेरे पास एक फ़ोन आया था नेपाल से, इसने फ़ोन किया, जो है सुबह की बात है, 7, साढ़े 7 बजे की बात है। आप सो रहे थे? हाँ मैं सो रहा था, मैं वहाँ रात भर हम लोग घूम टहल के आए थे, सो रहे थे, बच्चे हमारे थे, श्रीमती जी थी, और फ़ोन किया। फिर उसने पूछा पांडे जी बोल रहे हैं? हमने कहा बोल रहा हूँ। पांडे जी तो नहीं कहा कि राजेश पांडे बोल रहे हैं? हमने कहा बोल रहे हैं। तो मैंने कहा जी बताएं आप कौन सा बोल रहे हैं। अधिकारियों के फ़ोन रहते थे, कभी अरुण कुमार साहब सवेरे सवेरे करते थे, अखबार में कुछ निकलता था। तो फिर वो उसने अपनी औकात में बात करनी शुरू की। मेरी भी नींद, औकात में मतलब गाली फक्कड़ जैसे होता है ना, वो तो बहुत ही मुछुट टाइप का, हाँ मवाली टाइप का। तो हम भी उसी में एकदम आवेश में आ गए, ताव में आ गए, गाली देनी शुरू की, सब जो मैं कर सकता था किया। यानी यूपी के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, हाँ, और उसके लिए बनी टीम, उसको पकड़ने के लिए बनी टीम के ऑफिसर के बीच में गाली गलौज चल रही है।
और उसका ये कि कल कैसे हमारा पीछा कर लिया। हमने कहा गोली नहीं मारी, यही क्या कम है। उसने डीजी, हाँ डीजी साहब का हाँ किया, वो बेचारे वो भी डर गए। 10-12 कंपनी पीएसी अपने घर पे लगाए, ऑफिशियल रेजिडेंस में। कौन थे उस समय डीजी? अब जाने दीजिएगा, तो मैंने लिखा है इसमें। हाँ मैंने नाम पढ़ा, मैं आपसे सुनना चाह रहा था। KL गुप्ता साहब थे। हाँ। लिखा है मैंने, सब लिखा है मैंने। देखिए ऐसा है ना, आप ये बात समझिए कि अगर मैं इसमें नाम बचाने छिपाने में, फिर ये किताब की आत्मा मर जाती है, फिर वो मज़ा नहीं आता। हाँ तो ये क्या बात है, डीजी साहब को फ़ोन की धमकी आती है? हाँ फ़ोन का, क्रिमिनल उत्तर प्रदेश के डीजी को फ़ोन कर। अब वो तो दौर, ये तो बड़ा अच्छा है आपने वो दौर देखा है। नए आदमियों को तो बताइए तो कोई यकीन नहीं करेगा। आपका तो देखा हुआ है, वो लोग पूरा कहते हैं सिलसिला कि आपका देखा हुआ है। वो समय ऐसा था कि पुलिस की दबंगई चलती थी। मगर उनको ये नहीं पता कि उस समय ऐसे क्रिमिनल थे उत्तर प्रदेश में कि जब वो फोन करते थे तो आईजी अपनी कुर्सी पे से खड़े हो जाते थे। यस, ये वो समय था, बहुत बुरा समय था पुलिस का। और खाली यूपी में नहीं था, सब जगह था। देखिए ट्रेट, एक तो वो जो दहशत फैलाने का जो इसका तरीका था कि जहाँ एक गोली से काम चल रहा वहाँ 50 गोली मारी है। एकदम आदमी सोचे कि इतनी गोली मारने की ज़रूरत क्या थी, ये तो वेस्टेज है आपका। जिस रांगा और पीतल की बात वो कहता था कि 5 घंटे ढूंढोगे, तो वेस्टेज ऑफ दैट बुलेट है ना, ठीक है। लेकिन वो करता था ऐसा। दूसरा ये था कि सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि ये किसी की जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसका टर्म इस्तेमाल करता था, कुंडली निकालना। बाप रे, अच्छा, कुंडली निकालना क्या थी ये कुंडली? क्या थी कुंडली? क्या थी कि जैसे किसी ने बताया कि साहब फलां के पास बड़ा माल है, वो 1 करोड़ दे सकता है या 4 करोड़ दे सकता है या 50 लाख दे सकता है, तो लड़के ही जो उसके वो नंबर ढूंढ के ले आते थे, सीधे फ़ोन करता था। कितना बड़ा गैंग था इसका? कुछ नहीं, 3 आदमी। देखिए गैंग के, आप जो कुंडली निकालने का काम, गैंग तो बड़े लोगों का होता है। नहीं, कभी इसने 3 से चौथा आदमी कभी रखा नहीं। कैजुअल टाइप के तो सैकड़ों थे इसके पास। जैसे आपको एक्स के बारे में उसे पता करना है, तो गोरखपुर के पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी के किसी लड़के को फ़ोन किया पीसीओ पे, या उसका नंबर जो इन लोगों के पास है बुलवाया, उससे बात की। उनका बेटा ऐसा है कि कल फलाने आदमी हैं, किसी व्यापारी का नाम या किसी डॉक्टर का नाम, किसी को छोड़ा नहीं था उसने, ज़रा इनकी कल की कुंडली निकाल कर ले आओ। ठीक है, तो वो आदमी निकलेगा वहाँ से, उसके पास गाड़ी है, गाड़ी के पेपर्स एकदम सही हैं, कोई असलहा उसके पास, कोई वेपन उसके पास नहीं है, वो पीछा कर लेगा। सुबह घर से कितने बजे निकलते हैं, निकलने के बाद दुकान पे गए, वहाँ कौन कौन था, फिर कौन कौन मिलने आया वहाँ पे, वापस लौटे तो कितने लोग थे, पान की किस दुकान पे खड़े हुए, कहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी, कौन सा पान खाया, काले रंग की पैंट और पीली रंग की शर्ट पहने थे। उनके साथ जो आदमी था वो काले रंग की पैंट और लाल रंग की शर्ट पहने हुए था। इतने बज के इतने मिनट पर वहाँ उतरा पान की दुकान पे। तो पूरी कुंडली जब मिल गई तो खुश होता था कि नहीं, ये पूरी इसमें सब पूरी इसमें 9 ग्रह पूरे हैं तुम्हारे, नवग्रह बहुत अच्छी, बहुत वेरी गुड, कल हम बता देंगे, फलां के यहाँ चले जाना और 5,000 रुपये उनसे ले आना। उस ज़माने में 5,000 रुपये बहुत था। किसी को फ़ोन कर दिया कि लड़का आएगा, उसको 5,000 दे देना, तो 5,000 मिल जाएगा। तो साहब शाम को उनको फ़ोन करेगा जिनकी कुंडली निकलवाई है कि तुम सुबह गाड़ी नंबर इससे निकले थे ना, तो कोई नई बात नहीं, उन्होंने कहा हाँ निकले थे। फिर उसके बाद यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर आपकी दुकान में एक लाल बत्ती वाला 1:30 बजे आया था और लंबा सामान ख़रीदा है, और फिर उसके बाद जब तुम निकले तो तुम ये कपड़ा पहने थे, तुम्हारे साथ वाला आदमी ये कपड़ा पहने था, फला पान की दुकान पे खड़े हुए। तो धीरे धीरे वो उसके उसमें कब्जे में आना शुरू होगा, और फिर कहेगा कि मैं तो वहीं था, मैं चाहता तो तुम्हें गोली मार देता, तुमसे 2 बार पैसे के लिए कह चुका हूँ, तुम सुन नहीं रहे हो। तो अगले को साइकोलॉजिकली तो जितनी उसने जितना भी क्राइम किया या जिसको डराया, बस इसी तरह से कुंडली निकलवा के, और ऐसा आदमी को, अगले आदमी को ऐसा यकीन है कि हाँ बात तो सही कह रहा है, बगल ही में था, ये मार ही देता मुझे। विवेक लढानी थे जो सबसे बड़े बॉटलर हैं नॉर्थ इंडिया के, लढानी, कोक वाले सब हैं। तो उनको तो आनंद उस समय अलग हो चुका था इन लोगों से, उनको किडनैप कर लिया था, दिल्ली में रखा था, पैसा लिया था, दबा के पैसा लिया था। ये आनंद का जिक्र किया आपने, वो इसका साथी हुआ करता था, यानी ये इसकी कोर टीम में था। यानी जो 3 आपने कहे हैं,
तो ये आनंद पांडे, आनंद पांडे, हाँ, उसका एनकाउंटर हुआ गोरखपुर था? हाँ, उसका हुआ था इसी विवेक लठानी की किडनैपिंग के बाद। जब हम लोग नंबर्स, मैंने बताया था कि यहाँ पर दिल्ली में ये सुविधा थोड़ा पहले आ गई थी, नेचर राजधानी है, आ गई होगी। तो जैसे जैसे नंबर मिलते गए, ये अपना पैसा दिए, छूट के चले आए, और जो छूट के आता है वो कभी पुलिस ऑल्सो बिकॉज बहुत सारे फ़ोन MTNL में थे, हाँ, और वो गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट का था। तो धीरे धीरे पता करते करते कहाँ रुके थे, क्या थे, और ये मिल गया वहीं दिल्ली में, और आमना सामना हुआ, फिर गोली मारी गई। इसी के पास AK-47 बरामद हुई थी जो पुरुलिया ड्रॉप की थी। ये AK पांडे के, आनंद पांडे के पास एक थी, और दूसरे की कहाँ थी? दूसरे की श्री प्रकाश के पास थी। 2 दी थी उसने ना, सूरज भान ने हाँ, शाही को मारने के लिए जो 2 इनाम मिली थी, तो एक मारने के बाद दी थी उसने, मारने के बाद दी थी। वो एक श्री प्रकाश के पास थी, और एक दूसरी आनंद पांडे। तो आनंद पांडे से झगड़ा क्यों हो गया? आनंद पांडे से झगड़ा वही हुआ, इसकी जो आदत है लड़कियों की, नेपाल में ये सब एक साथ रुके हुए थे। तो ऐसा ही एक कॉल श्री प्रकाश ने की जब लौट के गया, तो इसे भी कोई ज़रूरत पड़ गई घर से, आनंद को। श्री प्रकाश करके लौट आया, तो आनंद अपने घर, अपने यहाँ किसी से बात करने के लिए गया, तो इत्तेफाक से वहीं पर विराटनगर में ही, जो नेपाल का बाज़ार है, उसी PCO पर पहुँच गया जहाँ से श्री प्रकाश पास में होगा, हाँ, पास ही में था। तो वहाँ जैसे ही नंबर का पैसा देने आया, तो उसकी नज़र पड़ी कि मुझसे एक कॉल पहले जो, ये तो मेरे घर का नंबर है। यानी श्री प्रकाश ने उसके घर कॉल किया था? हाँ, उसके घर कॉल किया। उसको कैसे पता लगा? किसको? आनंद पांडे को? नहीं, आनंद पांडे जब उसी PCO पर गया, सेम PCO वो भी गया, घंटे 2 घंटे बाद गया होगा, वो रजिस्टर पर नंबर लिखते थे। उस रजिस्टर पर इसकी निगाह पड़ी आनंद पांडे की, कि मुझसे पहले मेरे घर का नंबर कोई मिला गया है। भाई जैसे उसने कहा कि भाई ये नंबर कौन डायल कर गया, PCO के ओनर से पूछा, तो PCO के ओनर ने कहा कि साहब अब इतना तो मुझे नहीं पता, नाम वाम तो नहीं पता। बोले किस तरह के थे? तो उसने जो हुलिया बताया, वो हुलिया शिव प्रकाश का था, टी-शर्ट और जीन्स हो, ये वो। नेक्स्ट टाइम ये जब विराटनगर से, जहाँ जिस होटल में रुके हुए थे, ये वहाँ से फिर एक दिन निकला, ये शिव प्रकाश बात करके लौट गया, और जैसे ही देखा कि अब ये होटल में दाखिल होने वाले, भाग के फिर PCO के पास गया कि भैया वो जो अभी बात की है कौन सा नंबर? फिर देखा तो वही नंबर इनके घर का। तो फिर इसने गुस्से में घर मिलाया, और उठाया इसकी बहन ने। तो उसने कहा कि माता जी से बात कराने को, या घर में कोई बुजुर्ग था उससे बात कराओ। बोले कितनी बार किसका फ़ोन आया है यहाँ पे, किसी को कुछ पता है? घर में रखा हुआ है फ़ोन? तो उनको भैया यही उठाती है, हम लोग तो नहीं पता है। बहरहाल 2, 4, 6 और क्वेरीज़ के बाद ये कंफर्म हो गया कि श्री प्रकाश शुक्ला की मेरे बहन से बातचीत होती है। किनकी? आनंद पांडे की अपने ही गैंग के मेंबर, अपने ही गैंग, हाँ, बहन से। ये वहाँ से गुस्से में खींचता हुआ आया यहाँ पे, और सामान उठाया सब। कहाँ पे? होटल से, विराटनगर में होटल से अपना सामान सब उठाया। उसने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ। सुधीर भी पीछे पीछे आया। श्री प्रकाश ने क्या बात हो गई, क्यों जा रहे? बोले नहीं, मैं जा रहा हूँ। ये वहाँ से निकला, सीधे सूरज भान के पास आया, बिहार में, और उनको पूरी दास्तान बताई। तो सूरज भान ने कहा कि हाँ, उसकी कुछ आदत ख़राब, मुझको भी ऐसा लगता है कि कुछ आदत ख़राब है। तो उसने कहा दादा आज हमको मुक्त कर दीजिए इससे, बस ये है कि आप उसका बंटवारा कर लीजिए असलहों का, कि कौन सा असलहा किसके पास रहेगा, आप उसका बंटवारा कीजिए, क्योंकि कंबाइंड आपने दिया है, तमाम आपसे हम लोग ले गए हैं। तो उनका ठीक है, रुको मैं बुलवाता हूँ उसको। 3-4 दिन बाद श्री प्रकाश, सुधीर और उनको भी बुलवाया गया, अनुज को भी, अनुज नहीं था उस समय, बुलवाया गया और फिर उससे पूछताछ हुई। तो खैर वो मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होती है ना, वो समझ तो गया कि आनंद को पता लग गया है। तो उन्होंने कहा कि सब असलहा निकालिए, अभी हम बांट देते हैं। तो एक AK-47 उसको मिली और एक इनको मिली, पिस्टल्स। उनका मतलब एक आनंद पांडे को दी, एक श्री प्रकाश शुक्ला को दी। लेकिन आपके इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि आप लोगों के पास कोई फ़ोटो नहीं था? कोई फ़ोटो नहीं थी, बड़ी भारी समस्या थी। तो इसको भी पता लग गया कि पुलिस हमारी फ़ोटो ढूंढ रही है। अच्छा, कि पुलिस हमारी फ़ोटो ढूंढ रही है। तो इसने
खबर करा दी कि अगर मेरी फ़ोटो किसी ने दे दी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार डालूंगा। तो इसने फोटो निकलने पर रोक लगा दी। रोक लगा दी। दहशत देखिए ना। और ये प्रूव करने के लिए कि नहीं मैं मार ही दूंगा, एक बेचारे गरीब फोटोग्राफर जो ये शादियों में वो चलाते हैं ना वीडियो, पहले अब तो सब खत्म हो गया, पहले तो वही एक बड़ा सा बक्सा लिए हुए बेचारा आता था शादी में, उन सब चीज़ों में। तो उसके यहाँ घुसाइए, उसको बाहर खींचा और गोली मार दी कि तुम फोटो दिए हो पुलिस को। हाँ, फोटो पुलिस दी, पुलिस को, तुम पुलिस को फ़ोटो दिए हो हमारी, इतनी हिम्मत तुम्हारी। और बस एक मैसेज चला गया कि जो पुलिस को फ़ोटो देगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। तो जिसके पास थी भी उन लोगों ने भी जला दिया। फिर कैसे आई फ़ोटो? फिर ये मैंने उसमें बहुत डिटेल में लिखा है किताब में कि इसका एक बहनोई है लखनऊ में, शिव प्रकाश का, वो भी लॉटरी का काम करता था। उसी के चक्कर में इसने विवेक श्रीवास्तव को मारा था। मैनुअल इनपुट्स आते थे, उसी समय कोई एक इनपुट आया कि साहब आज वो लखनऊ में आया है। सब जगह हम लोग हाथ पैर मार चुके थे, तो किसी ने कहा था चलिए इसके बहनोई के यहाँ चलते हैं। उसी घर में उसके बगल के एक कमरे में उसकी 2 बच्चियाँ थीं, छोटी थीं उस समय, वो रो रही थीं। तो हमारी टीम के कुछ लोग हुए, बेटा काहे रो रहे हो? उन्होंने कहा आप लोग जो है हमारे मम्मी पापा को मार रहे हैं। बोले नहीं मार नहीं रहे बेटा, पूछ रहे हैं। वो मामा तुम्हारे आए थे यहाँ पे? तो उसने कहा नहीं मामा नहीं आए। हमने बोले कभी तो आए होंगे? बोले हाँ आए थे, 6 महीने पहले हमारी बर्थडे थी। इनोसेंट टाइप की बच्ची थी, 6 महीने पहले हमारी बर्थडे थी तब आए थे। उन्होंने कहा बेटा फ़ोटो तो होगी? बोले हाँ अंकल है फ़ोटो। गई कहीं किताब से निकाल के ले आई। बच्ची ने फ़ोटो रखी थी? हाँ बच्ची ने। अब उसकी उसी की बर्थडे की फ़ोटो थी, तो वो बच्चों का तो जैसे वो होता है ना स्वभाव है कि वो उस समय की उनकी जो भी 3-4 फ़ोटो मिली थी उसको वो उसने रख ली। वहीं से वो लोग चिल्लाए सर आइए मिल गई, आइए मिल गई। तो दूसरे वाले कमरे से सब लोग हम लोग भाग के आए। पीछे पीछे उसके माँ बाप भी आ गए बच्ची के। तो डांटा गया कि देखो तुम्हारे पास थी तो मना कर रहे थे, फ़ोटो तो आया तो था 6 महीने पहले ही सही। तो एकदम से वो रोने गिड़गिड़ाने लगे, साहब अगर ये फ़ोटो छप गई तो आप ये पक्का मान के चलिए कल हम दोनों प्राणी मारे जाएंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे भाई? आपका साला है, कैसे मार देगा आपको? बोले कहीं साहब कोई साला बहनोई नहीं, वो किसी का नहीं है। तो खैर वहाँ से निकल आए। तो फिर अरुण कुमार साहब ने कहा राजेश यार मार तो देगा, ये बहुत पागल टाइप का है क्रिमिनल, कुछ ऐसा तरीका निकालो कि ये पता न लगे कि ये इनके यहाँ से फ़ोटो मिली है। तो वो फ़ोटो लेके चले। तो आपने देखा होगा कैफ़े कॉफ़ी डे जहाँ पे है इस समय, उसके यूनिवर्सल वाली लाइन में किनारे पे पुरानी बिल्डिंग में, हाँ पुरानी बिल्डिंग में पहला कॉफ़ी डे खोला था। हाँ, उसी के आगे चलिए तो मशहूर यूनिवर्सल वाला है। तो यूनिवर्सल वाली लाइन में पहले यूनिवर्सल, फिर कैफ़े कॉफ़ी डे, फिर वो लेफ्ट हैंड को बरामदा मुड़ गया है तो कॉर्नर, हाँ जो जे बेकर्स को जाता है। तो वो जो है उस पर जो कॉर्नर वाला खंभा है उसमें तारों में ये पोस्ट कार्ड लगे रहते थे। उस ज़माने में बड़ा चलन था बॉलीवुड के हीरो और इन सब लोगों का कि वो फोटोग्राफ रखते थे जिसको 5-10 पैसे या 15 पैसे का स्टैंप लगा के विशेष लोग भेजा करते थे। हाँ। तो यूं ही वैसे नज़र पड़ गई, हमने कहा बहुत ढेर सारी हैं। तो देखते रहे कि जिस तरफ ये देख रहा है उसमें उस तरफ का देखने वाला कोई फोटोग्राफ हमको मिल जाए। तो सुनील शेट्टी की फ़ोटो ऐसी मिल गई जो जैसे वो देख रहा है, क्योंकि अगर आप तिरछा और एंगल, बॉडी एंगल, हाँ बॉडी एंगल, अच्छा, तो वो थोड़ा थोड़ा मिल रहा था। तो खैर भाग के गए हम, उसको उसकी गर्दन को काटा और उसके खुद आपने? हाँ खुद मैंने किया था भाई। ये पता होना चाहिए था ना कि किसी को पता ना लगे। अच्छा, यानी नीड टू नो बेसिस पे आपने लिमिटेड लोगों में डाला, फिर फोटो काटा आपने? वो फोटो काटा, इसका सुनील शेट्टी का ऊपर गर्दन निकाल दी और जो उसकी भांजी ने दी थी उसका सिर निकाल दिया, एक सादे पेपर पे उसको चिपका दिया। और अमर फैक्स को भी आप अच्छी तरह जानते होंगे, बंटी भाई वो जो है सबसे मशहूर दुकानों में से हज़रतगंज में, और उनके पास उस जमाने में लखनऊ में सिर्फ उन्हीं के पास कलर प्रिंटर था। 50 कॉपी उसने निकाल दी। तो आप अपने आप निकाली कि आपने मांगी? नहीं, हमने कहा इसकी 50, उसको बताया नहीं मैंने कभी। तो उसे पूछा नहीं कि इतनी कॉपी क्यों करवा? नहीं, हम कराते रहते थे ना तमाम क्रिमिनल्स की, तो क्रिमिनल्स की और किसी का जैसे हम गैंग चार्ट बनाना है, चले गए, उसे करा के बाइंड करा दिए। फिर
तो उसने 50 तुरंत निकाल दी, लिफाफे में करके दे दी। फ़ौरन भाग के अरुण कुमार साहब को हमने कहा निकल तो आई बड़ी अच्छी, देखिए ज़रा अंदाज़ लगाइए। बोले यार कोई अंदाज़ नहीं लगा सकता कि सिर अलग है धड़ अलग है, बिल्कुल चलो। शाम को तुरंत उन्होंने प्रेस बुला लिया, तुरंत ही। तो आपको डर नहीं लगा कि प्रेस बुलाने से? नहीं, तो भाई आरोप ये था कि इन लोगों के पास अभी तक फोटो ही नहीं, ये क्या खाक उसको मारेंगे। अरे आप इज्जत बचा रहे थे। फिर शाम को किसी ने इसने ना टीवी देखी ना कहीं, नेपाल उपाल में हो सकता ना जुगाड़ हो इसका, नेपाल में था संभवतः। तो किसी ने इसको फ़ोन किया कि भैया आपकी तो फ़ोटो खा रहा हूँ। बोले सवाल ही नहीं है, फ़ोटो तो कभी छप ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा भैया फ़ोटो आप ही की है क्या, अच्छा बताओ क्या पहने हैं। तो कहा भैया आप डेनिम की शर्ट पहने। बोले आज तक ज़िंदगी में नहीं पहनी मैंने, ये तुम लोग गलत देख रहे हो, हमारी फ़ोटो नहीं हो सकती है। अलग आदमी था। तो वो इसको शाम को भैया इसमें ये निकला है, इसमें ये निकला है, इसमें ये निकला है। एक आध चीज़ वो नहीं समझ पा रहा है तो उसने कहा ऐसा करो हिंदी में ट्रांसलेट कर दो पन्ने में, और ये हम फलनुआ को जब भेजेंगे तो उसके हाथ में दे देना, हम पढ़ लेंगे। तो वहीं लखनऊ में रहता था कि नहीं दूर दूर कहीं तक मंगवाता दूर था? दूर तक मंगवाता था। यानी नेटवर्क बहुत क्लिपिंग जाती थी उसके पास। जबरदस्त। राहुल भाई क्या नेटवर्क था उसका। भाई आप सोचिए कि कोई तो आदमी, आप लोगों ने सुना ये सब? हाँ सब सुना कि हुआ है। मेरी क्लिपिंग भेज दो, मेरी ये हाँ भेज दो, इसको मिल जाएगी मुझे। देखिए राहुल भाई अगर इस तरह की वो उसका खुराफाती दिमाग न होता, इतना क्राइम करने के बाद इतने साल तक चल जाना, और क्राइम भी ऐसा छोटा मोटा कि साहब कल्याण सिंह को मारेंगे। बताइए उस ज़माने में कल्याण सिंह साहब की तूती बोलती थी, ज़ीरो टॉलरेंस। कि उस आदमी ने, उस शख्स ने, मैं उनके ज़िले में भी पोस्ट रहा अलीगढ़ में, उसने कभी किसी की सिफारिश नहीं की। मैं इतने दिन STF में रहा और कभी किसी की सिफारिश नहीं की, कभी नहीं कहा कि इसमें चार्जशीट लगा दो इसमें। तो इस तरह के आदमी थे, उनको मारने की सुपारी। लेकिन फ़ोन कॉन्वर्सेशन में एक बार आपने ये भी सुना कि जब बोला गया कि इसका नंबर लगा दें चीफ मिनिस्टर का, तो उसने मना किया। ये जानता था कि देखिए इतनी सिक्योरिटी रहती है वहाँ पर। इसका दिमाग देखिए ब्रिज बिहारी प्रसाद के बाद खराब हुआ। अच्छा, सिक्का जम गया। सिक्का जम गया इसका अपराध के क्षेत्र। यानी इतनी इसकी हिम्मत हुई कि इसने सुना है कि सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री को धमका दिया। हाँ देखिए वो भी मैं कहता रहा हूँ ना, सब नगर निगम के 2 कर्मचारियों का ट्रांसफ़र। भाई अब वो आदमी कैसे बढ़ाएगा, भैया फलाने का ट्रांसफ़र करा दीजिए, हाँ हो जाएगा 2 मिनट में। अब भैया आप एक बार फ़ोन कर देंगे तो ज़रूर हो जाएगा। तो उसने फ़ोन किया किसे? पहले नगर विकास मंत्री जी के PS को, नगर विकास मंत्री को लालजी टंडन साहब थे, उनके PS को फ़ोन किया कि साहब ये बाबू हैं, इनको फला जगह से फला खुद किया खुद। देखिए वो किसी दूसरे पर उसने जो कोई भी इसका पीड़ित या सताया हुआ है, आप उससे बात करेंगे, इसने खुद ही बात की है खुद ही बात की है इससे, किसी दूसरे तीसरे की बात नहीं है। सीधे बोलता था कर दीजिए। उनका अच्छा ठीक है हम देखेंगे। उसके बाद फ़ोन उठना बंद हो गया। तो एक दिन इसने फ़ोन किया कि मैं मऊ का जिलाध्यक्ष बोल रहा हूँ। अच्छा, तो उसने, हाँ, तो वो उनके PS ने टंडन जी को पकड़ा दिया, और फिर इसने अपना शुरू किया कि इनको मारा है, बच पाओगे नहीं चाहे जितनी सिक्योरिटी रखो। 2 बाबू ट्रांसफ़र करने के लिए कहा था उन्हें। तो ये बेचारे शरीफ आदमी हैं। देखिए बेसिकली टंडन जी आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि बहुत ज़्यादा इस तरह के काम में उनका कोई लेना देना नहीं है कि इसको मरवाओ उसको पकड़ो। तो उनसे इन सब चीज़ों से कोई, अब जरा से उसने धमका दिया तो बेचारे भर्ती हो गए उसमें KGMC के प्राइवेट वार्ड में 3 महीने रहे। और उसका कारण उन्होंने बताया कम से कम जो कार्यकर्ता कार्यक्रम करेंगे बुलाएंगे तो नहीं कि साहब तबीयत खराब है कैसे आए, नहीं तो ये कहीं मार देगा। क्योंकि इसने एक वही जो कुंडली वाला एक इंसिडेंट भी सुनाया ना कि आप फलाने पार्क में जब फलाना समारोह हो रहा था तो हम ही थे जो गले में माला पहनाए थे, पिस्टल रखे थे, हम चाहते तो उसी समय मार देते। लेकिन पहली बार आपको इंडिकेशन कैसे मिला? सबसे क्लोज आप किसके पास पहुंचे? वो बिहार में जो एक मुकामा में रेड हुई? नहीं, वो ऐसे हुआ कि वो जिस फ़ोन नंबर पर लोगों से बात कर रहा था गोरखपुर में, लोगों ने वो फ़ोन नंबर दिया। फ़ोन नंबर देखा गया तो वो मोकामा का एक PCO का नंबर था। अच्छा, मोकामा बिहार? हाँ, मोकामा बिहार में है, पटना का ही शायद पार्ट है। तो वहाँ का नंबर निकला। तो ये हुआ कि ये तो सूरज भान के घर के पास का नंबर है, इसका मतलब सूरज भान से बात हुई है। और अगर सूरज भान से बात हुई तो श्री प्रकाश। तो ये हुआ कैसे चेक किया जाए कि वो है कि नहीं है।
तो अरुण कुमार साहब नहीं उसमें पढ़ना चाहते थे, बिहार के ही रहने वाले हैं। सत्येंद्रवीर सिंह साहब जाट हैं वहाँ के, गाज़ियाबाद के, वो एसेंट नहीं आएगा। सबसे नज़दीक का मैं ही था इलाहाबाद का रहने वाला और ससुराल बनारस में, तो थोड़ा एसेंट में। तो ये हुआ कि तुम ज़रा बात करो। उस समय एक ब्लॉक प्रमुख था, हत्या में बंद हुआ था, फ़ोन पे हम लोगों ने बात की थी उससे। तभी फिर बताया गया, जब सब तय हो गया तब स्टेट प्लेन से हम लोग यहाँ से वहाँ गए। फिर वहाँ क्या मिला? वहाँ एक तो जो आर.के. सिंह जो सब इंस्पेक्टर था, मार के उसकी पिस्टल, सर्विस पिस्टल लूटी थी, जो सर्विस रिवॉल्वर लेके चला गया था, पिस्टल वो मिली। जिस एम्बेसडर इसूजू से वो चलता था, जिसमें लाल बत्ती लगी थी, वो मिली। सामान सब मिले। फिर बहुत देर तक हम लोगों ने वहाँ पता किया, तो इन लोगों के यहाँ एक वो लगता है, वो एक वॉचमैन रखा जाता है, वहाँ लगभग हर घरों में है वॉच टावर। अपने घर के सबसे ऊपर एक छोटी सी छत बना के एक आदमी वहाँ खड़ा रहता है देखने के लिए कि कौन आ रहा है। बड़ा झगड़ा है वहाँ आपस में। अच्छा। मोकामा में जो भी राइवलरी है, तो एक आदमी उस पर खड़ा हुआ रहता है। आप कह रहे हैं कि वहाँ घरों में वॉच टावर्स हैं? बने हुए हैं सबके यहाँ वो एक आदमी लगा होगा ऊपर कि हमारे दुश्मन तो नहीं आ रहे हैं, पुलिस तो नहीं आ रही है। हम लोग वो 4-5 गाड़ियों के काफिले से वहाँ पता लग गया, कूद के वो निकल के भागा वहाँ से। फिर वहाँ से भाग गया ये सामान हम लोग लेके। लेकिन एक चीज़ पांडे जी जो मैं कहूँगा कि ये एसटीएफ के गठन का एक पीरियड 97, वो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का सबसे अनस्टेबल पीरियड भी था। बिल्कुल था। मायावती जी के साथ बीजेपी की सरकार बनी, गिरी, उठी, और उसके बाद 3 दिन के मुख्यमंत्री बने जगदम्बिका पाल जी। कांग्रेस पार्टी टूटी, लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी बनी, बहुजन समाज पार्टी टूटी, लोकतांत्रिक बहुजन पार्टी बनी। और उसके अंदर जो आपके इस पूरी पटकथा के प्रोटैगनिस्ट हैं, एनडी तिवारी का नाम नहीं आया है, लेकिन उनके नीचे एक पार्टी बनी, लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी, ऑल इंडिया लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी। उसमें आपके प्रोटैगनिस्ट हरिशंकर तिवारी वगैरह, नरेश अग्रवाल और तमाम लोग उस पार्टी में चले गए थे, बिल्कुल चले गए। और उन्होंने समर्थन दे करके आपके मजबूत मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, समर्थन दिया। ठीक बात। अब उसकी लिस्ट उठाइए अगर कि उसमें मंत्री कौन कौन बने। उसके अंदर मंत्री बने हरिशंकर तिवारी, बने, क्रिमिनल रिकॉर्ड। अमरमणि त्रिपाठी, बाद ये कल्याण सिंह जी का दूसरा पीरियड था, ये दूसरा टर्म, 98 वाला, 97 वाला, जिसमें 3 दिन की सरकार के बाद राजा भैया। आप देखिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस समय में मंत्री बन गए। ठीक बात है। अब अगर मैं कहूँ, अमरमणि से भी रिश्ते थे इनके? हाँ बिल्कुल थे। क्या रिश्ते थे? शिव प्रकाश शुक्ला के, अरे बहुत बड़े रिश्ते थे भाई। एक वाकया इसमें मैंने पूरा लिखा है कि जब इसके सगे बड़े भाई ओम प्रकाश को पुलिस पकड़ ली, भाई जब खींच पुलिस कहीं न कहीं निकालती है ना, फोटो नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा है, तो दबिश होती है। तो इसके बड़े भाई ओम प्रकाश को कैंट थाने की पुलिस उठा लाई। सख्ती भी की गई होगी, लोगों ने बताया इसको, शिव प्रकाश को, कि ओम प्रकाश भैया को बहुत मारे हैं पुलिस वाले। तो इसने फ़ोन किया अमरमणि को कि वहाँ के एसपी सिटी, एसएसपी और फलाने इन सब का ट्रांसफ़र करा दो। तो ये मना तो कभी करता नहीं था। अमरमणि जो है, इनसे आप कोई काम कहिए, सबके ये अच्छे बनते थे। वे कहाँ से शुरू किया, हरिशंकर तिवारी के गैंग मेंबर थे मामूली, और उसके बाद शूटर थे बेसिकली, और उसके बाद से मंत्री बनने लगे। तो साहब ने कहा बिल्कुल हो जाएगा, मैं 2 मिनट में कराता हूँ, सब भी हो जाएगा। फिर इसने 4-6 दिन बाद फ़ोन किया, करते करते 15-20 दिन टाल दिया उसने अमरमणि ने। तब इसने गुस्से में फ़ोन किया कि ये रोज़ तुम बेवकूफ़ हमको बना रहे हो। तो वो बोला कि अरे नहीं, असल में भैया ऐसा है कि वो कल्याण सिंह नहीं मान रहा है, अब कुछ हमारी उससे कहा सुनी हो गई थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, और अभी मैं फला और लोगों से कहलवाता हूँ, हो जाएगा, परेशान मत होइए। फिर 4-5 दिन नहीं हुआ। तो एक दिन ये वहाँ बहुखंडी पहुँच गया, जो इसके
बैराज के पास वाला जो नया वाला बना हुआ है। ये बखंडी जिसका जिक्र कर रहे हैं पांडे जी, वो वहाँ पे कई सारी टावर्स हैं जिन्हें एमएलए आवास बनाता है। गोमती नदी के किनारे है। नीचे गाड़ी अपनी सीलो खड़ी की, ऊपर घुस गया। सीलो में घूमता? हाँ, सीलो में घूमता था। फिर ऊपर गया, पुलिस लगी थी, मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे या राज्य मंत्री थे, शायद कैबिनेट मंत्री था ना ये तो। पुलिस लगी हुई थी, धक्का दिया, भीतर चला गया, ड्राइंग रूम में घुस गया, पहुंच गया। फिर क्या किया? सेंट्रल टेबल पर जो बैग लटका के चलता था वो बैग रख दिया टेबल पे। अब वो कहते रहे भैया 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 भैया, एक मिनट अभी हम आपसे अलग से बात करें। बोले कोई अलग से बात। ये अमरमणि मंत्री हैं। अमरमणि मंत्री हैं और शिव प्रकाश उनसे कह रहा है, अमरमणि गिड़गिड़ा रहे हैं कि एक मिनट हम अभी आओ, चलो वहाँ बात। उन्होंने कहा कोई नहीं, आज सबके सामने बात होगी। चेन खोली, AK-47 निकाली और कहा देखो गोल घर में खाली एक मैगजीन चलाऊंगा, 10-20 मारे जाएंगे तो ये सब नीचे से ऊपर तक सब अपने आप हट जाएंगे। मत कराओ तुम ट्रांसफ़र, मत कराओ ट्रांसफ़र, अब मैं जा रहा हूँ। अरे भैया भैया एक मिनट। वो अपना गुस्से में वहाँ से निकला और सीलो में बैठा चला गया। सिराज साहब वो जहाँ ये तो जब ये बंदूक निकली, हाँ, तो सिराज साहब वो जहाँ सब ये बैठने का, उसी में एक वॉशरूम है। उन्होंने मौका देखा, बेचारे भीतर घुस गए। AK-47 देख। हाँ, सिराज मेहंदी साहब, मैंने बताया ना कि बेसिकली वो भी शरीफ हैं। बाकी सब कहाँ गए? और बाकी कोई किसी कमरे में भागा, कोई किसी कमरे में भागा। लोगों को पता लग गया कि शिव प्रकाश शुक्ला यही है, AK-47 लिए हुए हैं। वो बेचारे घुस गए, भीतर से सिटकनी बंद कर ली। लोग कहते रहे कि आ जाइए आ जाइए, सुने ना। खैर खुल के भीतर आए तो फिर वो सीधे IG जोन के पास है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि उस समय पे बचान वाले में अगर मेरे पास एक लिस्ट है, जितेंद्र कुमार जायसवाल, हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर थे, शराब के व्यापारी थे, संरक्षण देते थे। हाँ, देते थे। और कौन कौन नाम है ऐसे? देखिए ऐसा है, ये भी जाता है कि एक बार पुलिस ने एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया था, जो कि गाड़ी थी कल्चर मिनिस्टर जितेंद्र कुमार जायसवाल की। क्या हुआ था? वो एक्चुअली STF ने नहीं किया था ये। हाँ, STF पुलिस का ऑपरेशन। हाँ, पुलिस का ऑपरेशन था हाँ, ये। लेकिन और बनारस में हम बात संरक्षण की कर रहे हैं। हाँ, कि वर्चस्व की लड़ाई में ये स्थिति आ गई थी कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, मोस्ट वांटेड अपराधी जिसको चीफ मिनिस्टर पकड़वाना या मरवाना चाहता है, उसको कैबिनेट मिनिस्टर उस टाइम पे एक टाइम पे मदद कर रहे थे। भाई तो अमरमणि भी तो मदद कर रहे थे, ट्रांसफर करा रहे थे। वो तो उसमें कौन सी वो है, थे उस समय करते थे। और कोई मंत्री? जयनारायण तिवारी का भी नाम आया था। जब हम लोगों ने कॉल डिटेल से रिलेटेड जितने लोगों से बातचीत हुई थी, एक रिपोर्ट सबमिट की थी कल्याण सिंह जी को, और उसकी एक ही रिपोर्ट बनाई गई थी। कहा गया था कि इसकी डुप्लीकेट कहीं नहीं रखी जाएगी, तो वो सबमिट कर दी थी। फिर वो हटे, वो अपने साथ ले गए। उसमें 6 या 7 कल्याण सिंह जी। हाँ। नहीं, उसके अंदर काफ़ी सारे नाम थे। मैं आपको नाम देना चाहता हूँ कि उसमें जयनारायण तिवारी जी का नाम डाला गया था STF के द्वारा। रिपोर्ट ने कहा था तिवारी गेव शेल्टर टू श्री प्रकाश शुक्ला इज ऑल्सो टेलीफोन्ड हिम एट हिज दारुल शफा रेजिडेंस फ्लैट। नंबर के हिसाब से हम लोग। उसके बाद थे अमरमणि त्रिपाठी। शुक्ला इज सेड टू हैव टेकन अ रैंसम ऑफ 5 crore इन कुणाल रस्तोगी किडनैपिंग केस। डन। ठीक है। यस। Car used in the abduction was tracked to a service station in Lucknow. Police found that booking at the service station had been made in the residence of Amarmani Tripathi. Yes, that's right. Yes, भाई वो तो, अरे हाँ भाई, ये तो उसमें कार इसकी उसी सर्विसिंग स्टेशन पे चली गई तुरंत, और उससे कह दिया गया कि भीतर राकेश अग्रवाल का ये सर्विसिंग स्टेशन था, गोमती सर्विसिंग स्टेशन इसका नाम है। तो अब जब ये बात खुल गई कि वो सारे लोगों के बीच में कर रहा है कि ट्रांसफ़र तुमने नहीं कराया तो मैं ये कर दूंगा, तो वो तो संरक्षण है ही है, तभी तो करा रहा है वो। बिना संरक्षण के कैसे जाता है उनके पास? है, सही है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के परिवार से कनेक्शन? हाँ, ब्रह्मदत्त द्विवेदी के जो बेटे हैं अभी भी इस समय वो विधायक हैं संभवतः, कैप्टन द्विवेदी या सुनील द्विवेदी अभी भी विधायक हैं। और आप सहमत होंगे कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी का बड़ा ऊंचा कद था उस जमाने में राजनीति में, बीजेपी में, और लोग उनको कल्याण सिंह का अल्टरनेट मानते थे। लोग ये भी कहते थे कि अगर कभी अटल जी की चली तो अब ये प्रधानमंत्री बने। क्या साक्षी महाराज भी टारगेट बने? हाँ बने भाई। ये तो उसी समय जब हम लोगों के
ये उसी सिलसिले में तो दिल्ली स्टे कर रहा था जब ये ट्रैक करके मारा गया। साक्षी महाराज के ही चक्कर में तो वो तो मैं सितंबर पहले हम इसमें बाद में आने हूँ। इसमें ये भी है कि इसमें राजनीतिक पार्टी नहीं डिपेंड कर रहा था, पार्टी न्यूट्रल था ये। हाँ, किसी पार्टी न्यूट्रल। मदन सिंह कांग्रेस एमएलसी थे, ओल्ड काउंसिलर बिल्डिंग लखनऊ में उनका नाम आया, आपके साथी हैं। जयराम तिवारी का नाम आया, प्रभात द्विवेदी का नाम आया, जेल मंत्री जो थे उन सब उनका नाम आया। इस तरह से तमाम एक लीडर्स की एक फेहरिस्त है। फेहरिस्त लिस्ट है लंबी सी, तभी तो सरवाइव किया इतने दिन तक ना। हाँ, कोई कहने की बात भी नहीं है। इसमें नाम जो एसटीएफ का आया उसमें रमापति शास्त्री, मार्कंडेय चंद्र, जय नारायण तिवारी, सुंदर सिंह बघेल, जितेंद्र कुमार जायसवाल, आर.के. चौधरी, बीएसपी के हुआ करते थे, बड़े नेता हुआ करते थे। एक समय माना जाता था कि मायावती के बाद आर.के. चौधरी हैं। इनफैक्ट वो पहले कांशीराम जी के साथ मूवमेंट का हिस्सा रहे आर.के. चौधरी। मदन सिंह एमएलसी मैंने नाम लिया, ब्रजभूषण शरण सिंह जी का भी नाम हाँ, नाम है आईएसटीएफ में कनेक्शंस के लिए। शेर बहादुर सिंह, रामवीर उपाध्याय, अष्टभुजा शुक्ला, दिलीप सिंह एमएलए, अजीत सिंह, एक लंबी पॉलिटिकल लिस्ट थी जिनके कनेक्शन थे श्री प्रकाश शुक्ला के साथ। बिल्कुल ठीक है। देखिए, यानी तो ये थे और अपराध का ऐसा ब्लेंड बना हुआ था उस टाइम पे। कैबिनेट मिनिस्टर, अफसर भी थे, कुछ पुलिस वाले, हाँ कुछ पुलिस वाले भी थे। यानी कितने डीप थे, यानी कमर तक डूबे थे? नहीं, बिल्कुल एकदम आकंठ डूबे थे। देखिए, तो आखिरी टाइम कैसे आया? देखिए, आखिरी टाइम को मैंने आपको बताया कि क्या सर्वेलेंस, क्या फोन कॉल, क्या हुआ? हमें जो सबसे ज़्यादा सहूलियत मिली वो दिल्ली में होने की वजह से मिली। हमें नंबर तुरंत हमारे लग जाते थे, आईएमआई भी लग जाता था, हम ट्रैक करने लगे धीरे धीरे। इसी में एक बात आई कि ये इसको वहाँ वहाँ जाना था, झारखंड जाना था और फ्लाइट मिस हो गई सवेरे। फिर इसी में हुआ कि साहब ये इसको किसी दूसरी फ्लाइट में एडजस्ट करा दीजिए, तो लेकिन नहीं हो पाया वो दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से। तो अनुज सिंह जैसे गया था, वो कभी ईस्ट वेस्ट एयरवेज में काम कर चुका था, वो गया लेकिन नहीं हो पाया। और वो कॉल हम लोगों को नहीं मिली, पता नहीं किस उससे की उसने। फिर ये तय हो गया कि ये अब फलां दिन ये लोग जाएंगे वहाँ पर। तो एयरपोर्ट में बातचीत की गई, वहाँ के डीसीपी सिक्योरिटी जो हैं उनसे उनके सामने बात की, अजय राज शर्मा साहब से बात करी, बट उन्होंने मना कर दिया कि साहब हम एयरपोर्ट के भीतर कोई ऑपरेशन नहीं करने देंगे। मना हो गया, भाई ऑपरेशन क्या करना था, नहीं कोऑपरेट, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन तभी एसएन सिंह साहब को ये फ़ोन आया कि साहब ये जो है लड़की से बात कर रहा है, वही लड़की जिसका मैंने इसमें जिक्र किया है। क्या नाम था? निशा है इसमें, निशा इसमें है, निशा है लड़की। अब ठीक है, उसका क्या जो हो गया, बहरहाल उससे बात कर रहा है, नंबर मिला, मिथ बन गया था। तो इस गरज से कि अगर इस ग्रेटर कैलाश का एक पीसीओ था जहाँ से वो फ़ोन कर रहा था उस लड़की को, 2 जगह उसने फ़ोन किया था। एक वहीं से उसने आरिफ बिल्डर्स को फ़ोन किया था, अभी उनकी डेथ हो गई, आरिफ वाले जो हैं आरिफ, तो उसने 2 कॉल की, एक तो उनको की आरिफ बिल्डर्स को और दूसरी कॉल की वो लड़की को गोरखपुर। तो दोनों कॉल एक ही नंबर से हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पीसीओ ही है, लैंडलाइन नंबर था तो पीसीओ है। तो ऐसे ही मैंने से कहा यार जाके जरा जल्दी पहुंच के देख लो कि अब उसकी शक्ल सूरत कैसी है, क्या है। जो लोग हल्ला मचा रहे हैं, यानी कल अगर हम इंटरसेप्ट करेंगे सवेरे की फ़्लाइट में तो कम से कम हमें हुलिया पता रहे कि किस तरह पहनता है, कोई चेंज तो नहीं हुआ जैसा बहुत हल्ला हो रहा है। और फिर हम लोग जब तक पहुँचे तब तक वो 4 फ़ोन और कर चुका था। बाप रे, वहीं हम लोग, हाँ वहीं से हम लोग सिर्फ ये पीसीओ वाले से जानने के लिए पहुँचे थे। तो लंबी बात की उसने, लंबा पैसा दिया, इसलिए उसको याद भी था। साउथ इंडियन एक पीसीओ वाले थे, तो उनसे पूछा गया कि भाई साहब किधर गए हैं वो लोग, तो उसने कहा सर किधर गए तो नहीं बता सकता, लेकिन सीलो गाड़ी है उनके पास। अच्छा, वहाँ से निकले हैं तो सीलो गाड़ी से निकले हैं। कितनी देर पहले? बोले साहब 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले। इतना क्लोज था? हाँ, इतना क्लोज थे। नहीं तो हम लोग ये थोड़ी जानते थे कि वो अभी 4-5 कॉल और करेगा, सबसे इतनी देर बात। तो आप पहली दूसरी कॉल के बाद चले गए? हम लोग पहली दूसरी कॉल, दूर से आज़ादपुर मंडी के पास एक होटल में थे हम लोग। अच्छा, हाँ, वहाँ से ग्रेटर कैलाश आना था, आप समझ लीजिए पूरा रिंग रोड पार करके। तो जब तक हम लोग पहुँचे 10-12 मिनट पहले निकला था। तो ये हुआ कि आओ देख लिया जाए आसपास जहाँ से ये गुजरा हो, पुलिस वालों से उनसे
चूंकि सीलो ऐसी चीज़ है कि निगाह सबकी पड़ी ही होगी। फिर चले हम लोग वहाँ से, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं, किसी ने स्पेसिफिक बताया कि हाँ सब इधर ही से गई है। ज़्यादातर गाजियाबाद का जो इंदिरापुरम, गाजियाबाद बस रहा था, 2 ही 3 टावर बने थे, ज़्यादा नहीं बने थे। तो उसने उस तरफ मोड़ ली, आगे वो बिल्डिंग मटेरियल से पूरा रोड ही ब्लॉक था, बिल्कुल जंगल था, वहाँ कुछ नहीं था। अब तो वहाँ पहचान नहीं सकते हम लोग वो जगह जहाँ ये हुआ था एनकाउंटर। फिर उसने जैसे ही ये हुआ कि अब दाब लीजिए इसको, हम लोग चाहते थे, यानी वो फंस गया एक जगह, फंस गया वो एक जगह, स्टकअप नहीं, जब आगे हो गया तो उसे मुड़ना था, वो उसी में बैक करने लगा। तो ये हुआ कि जब देखा उसने कि सब गाड़ियाँ इधर ही हैं, लोग उतर आए, सब हथियार लिए हुए हैं, तो गाड़ी वहीं खड़ी करके भागना शुरू किया। अच्छा। और फायर चाहता ये था कि फायर करें, अगर किसी को लग जाती है तो इसी बीच में हम अपना इसी जंगल में निकल जाएंगे। जंगल था वहाँ पे, कुछ नहीं था। एक तरफ सड़क के 2-3 प्रोटेक्टेड कॉलोनी टाइप की थी और एक तरफ पूरा जंगल था। फिर ये गिरा, फिर ये गिर गया। फिर ये भाई हर तरह के क्रिमिनल होते हैं, कभी कभी कुछ ड्रामा करते हैं कि कोई नज़दीक जाए, अच्छा, और उसके बाद फिर फायर करना शुरू हो। तो जब तक बॉडी में, अच्छा, और गोली लगने के बाद भी बिल्कुल डेड होने से पहले बॉडी में थोड़े थोड़े मूवमेंट होते रहते हैं। तो इसको वो गोली कहाँ लगी थी पहले? हाँ, गोली इसको हमारे ख्याल से एक सिर पे लगी है, और पीठ में नहीं, सीने पे लगी है। 8-9 गोलियां इसको लगी थी। अच्छा। हाँ, और बाकी दोनों को भी लगी थी। तीनों मारे गए थे। फिर मारा गया वो? फिर मारा गया। तो अंत हुआ इसका, तो इस तरह से श्री प्रकाश शुक्ला का अंत हो गया जी। एंड इवेंचुअली ही वाज किल्ड इन पुलिस फायर। 22 सितंबर 1998। क्या रिएक्शन था फिर? आपने किसको फ़ोन करके बताया? वो नरेश दयाल साहब को बताया। फिर नरेश दयाल साहब ने, चूँकि एक दिन का सेशन था असेंबली का, और उनका मुख्यमंत्री जी श्री कल्याण सिंह जी का भाषण चल रहा था, नरेश दयाल साहब ने वो चिट एक हाथ से लिखी कि श्री प्रकाश शुक्ला अपने 2 साथियों के साथ गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम में मारा गया, STF से मुठभेड़ में मारा गया। वो चूँकि वो बोल रहे थे तो वो नीचे, हमारे ख्याल से संसदीय कार्य मंत्री की ही हिम्मत होती है, ले जाके नीचे रखा, लेकिन बोलते समय उन्होंने उसको नहीं देखा। जब वो बोल चुके हैं तब उसको देखे हैं। अरे एक मिनट बहुत जरूरी। हाँ, कल्याण सिंह ने कहा बड़ी आवश्यक सूचना है, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ। तो एकदम स्तब्ध हो गए सब। तो उन्होंने कहा कि श्री प्रकाश शुक्ला हुए, और उस समय ये भी हरिशंकर तिवारी भी विधायक थे, तो वो बाहर निकले हैं, और जो भी जेब में उनके पैसा रहा होगा 10-20-50 किलो मिठाई तुरंत वहीं पर कर्मचारियों को बंटवाया है। सुना है कि आखिरी टाइम में उसने अपने गुरुजी को बताया कि मैंने नरबली तक दे दी है मगर मेरी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। वो देखिए, वो मैंने इसमें लिखा है कि गुरुजी ने, जो कामाख्या के थे, ये कामाख्या का उपासक था, तो वो यही बताता था कि गुरुजी परेशानी कम नहीं हो रही है, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो हम सोच रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा भाई जब तक तुम 101 मुंडी नहीं काटोगे तब तक, और तब अजय हो जाओगे, तब तुम्हारा ना कोई पीछा करेगा ना वो करेगा। ये बात थी उसकी और गुरु के बीच में। मुझे ये बताइए कि आपने कभी जब STF में थे, कल्याण सिंह को धमकी दी जान पे, तो आपने कभी जाके उनको बताया कि भाई आपके मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग ऐसा कर रहे हैं? ये कभी उनको सब बताया गया। तो फिर क्या बोले? उनको डे टू डे उसकी ब्रीफिंग की गई। अरुण कुमार साहब अजय राज शर्मा साहब को बताते, जो अजय राज शर्मा साहब उनको ब्रीफ करते थे। अब देखिए राहुल भाई, ये तो पॉलिटिकल बातें हैं, हमारा आप जानते हैं पॉलिटिकल बातों से बहुत न मेरी समझ है, न मैं बात करता हूँ। क्राइम की बात है तो क्राइम और क्रिमिनल्स, कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं थी अब तक जिनके साथ में या जिनके पीरियड में मैं रहा हूँ कि कहीं न कहीं वो कनाइव न किए हों किसी पॉलिटिशियन से। कोई मजबूरी में भी कर सकता है, कोई जानबूझ के कर सकता है, कोई अपने फ़ायदे के लिए करता था, लेकिन सब जगह कमोबेश कहीं 19 कहीं 20। लेकिन आई एम कमिंग टू द एंड पांडे जी, लेकिन चाहे आप कुछ कहें, एक पुलिस वाला जब करता है, एक क्रिमिनल जब करता है, एक पॉलिटिशियन जब करता है, उसका एंड गेम सिर्फ ये है। हाँ, ये वर्चस्व जो वो कहता था बार बार, और अगर आप इसको इन जनरल देखें, आप श्री प्रकाश को अपने परिदृश्य से हटा के देखें, तो नेता चाहता क्या है?
उसका वर्चस्व बना रहे हैं। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बना रहना चाहता है, मंत्री मंत्री, बाबू बाबू, डीजी डीजी, एसटीएफ का चीफ एसटीएफ का सारा खेल तो वर्चस्व का ही है, सारा खेल वर्चस्व का है, किसी फील्ड में देख लीजिए। डू यू फील सिस्टम से बाहर निकल करके रिटायर होकर के थोड़ा खाली लगता होगा पांडे जी? नहीं, ठीक है, अलग तरह का काम था, कुछ देखिए साहब, वर्चस्व की लड़ाई में जूझ रहे लोगों के पीछे रात दिन, क्योंकि मुझे याद है कि एक टाइम पे जब टैपिंग करनी होती थी फोन की तो आप लोग खंभों के नीचे भी सोया करते थे टेंट में। हाँ, टेंट में सब किया, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो छोड़ी ना, सब मैंने लिखा भी। मैंने सुना कि केबल वेबल भी बनवा के लाते थे आप लोग रिकॉर्डिंग के लिए? हाँ, ले आते थे, ले आते थे रिकॉर्डिंग के लिए। भाई जब कोई सुविधा नहीं थी, जो सुविधा जहाँ से मिलेगी उसका काम करना है, काम करना ही है। अरे अब तो बहुत आसान हो गई, मतलब पुलिसिंग इन सब चीज़ों, हाँ, चैलेंजेस नए आए भाई। देखिए साइबर क्राइम बिल्कुल नया चैलेंज है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज की मंत्रिमंडलों में, इन सब में जिस तरह का क्रिमिनल एलिमेंट था वो कम हुआ है पहले से? हाँ, कम हुआ है। दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। हाँ, बहुत बहुत पॉजिटिव बात है, कम हुआ है। और जो प्रेजेंट रिजीम है सेंटर में या स्टेट में, वो लोग इन बातों का ख्याल करते हैं। और खासकर योगी जी ने, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने, इन्होंने क्राइम पे बहुत तगड़ा प्रहार किया है। मतलब आप उसको मैं और किसी नज़रिए से मत देखिए आप उसे, लेकिन अपराध पे बहुत तगड़ा प्रहार किया। लेकिन ये ठुक उसी तरह है जैसे कल्याण सिंह ने कभी, मतलब उनके ज़माने में भी लोग भाग गए थे, डरे थे एक टाइम पे, शुरू में जब पहली सरकार में, दूसरी में नहीं। लेकिन आप ये आखिर में ये कहना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, शिविका शुक्ला, इन सबको रॉबिन हुड की तरह नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं देखना चाहिए साहब, ये तो सिस्टम के औलादे हैं। बड़ी सीधी सी बात है, सिस्टम के लूपहोल को पाके, सिस्टम को खिला पिला के, सिस्टम से फ़ायदा निकाल के, ये सब रॉबिन हुड कैसे हो सकते हैं? ये गलत है। ये इनको जिसको कहते हैं ना आप, इनका महिमा मंडन कभी नहीं होना चाहिए। जनता का समर्थन है, नहीं होना चाहिए, तभी नहीं होना चाहिए, लेकिन है तभी जीत रहे हैं, किसी का नहीं होना चाहिए। और क्या यूपी जैसे राज्य के पिछड़ेपन के में इनका कंट्रीब्यूशन है? अब देखिए ऐसा है ना तो ये फैक्ट्री बनने देते हैं कि लोगों को रोजगार मिले, ये कुछ नहीं करने देते। ये केवल हैं कि आपके दरवाजे पर आपको सल्यूट करता रहे, उसको इस हालत में रखिए। आप ये बता दीजिए, जितने बाहुबली नेता हैं, ये लड़कियों की शादी करा देंगे, ठीक है, हाँ, दान में टूर्नामेंट अगर कोई करा रहे उसका पैसा दिला देंगे। आपने किसी बाहुबली को सुना है कि उसने गरीबों की कॉलोनी बना दी हो 50 कमरों की या 50 कमरों की? कोई याद हो? अस्पताल, दवा डिस्पेंसरी, कुछ नहीं। अस्पताल बनवा दिया हो कोई? नहीं भाई, अस्पताल बना के 4 डॉक्टरों को अपने पैसे से तनख्वाह दीजिए। पैसा आपके पास है, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया जान रही कितना पैसा। कभी किसी ने किया है? नहीं, मेरी भी जानकारी में नहीं। कितने जिलों में एसएसपी रहा, किसी को नहीं देखा मैंने। इसलिए कि इनको मकान बना के दे देंगे तो हमारे यहाँ सलाम कौन करेगा? ये स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लड़ेगा कौन? ढोल डफली और शूटर चाहिए, बजाने वाले और शूटर चाहिए। बस आम जन इनके लिए इतना ही। हाँ, बस इतना है, इससे दिखने। और सत्ता की सीढ़ी का रास्ता है, इसी रास्ते से चढ़ेंगे और काबिज हो जाएंगे। पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैंने आपका बहुत समय लिया। कोई बात नहीं, मगर आई थिंक दिस इंटरव्यू टुक ए लॉन्ग टाइम कमिंग। मैं काफ़ी समय से पांडे जी के पीछे था। अरे नहीं, ये किताब के लिए, मगर ऐसे कुछ कॉन्स्टेलेशन रहे कि मुलाकात नहीं हुई हमारी, क्योंकि जिस फेज़ की इनकी किताब है वो मेरा समय उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से देखते हुए, वहीं रहते हुए और इन तमाम घटनाओं को फॉलो करते हुए। यस। तो क्या है कि इट्स ऑलमोस्ट जैसे कि 2 लोग अपने अपने एक्सपीरियंस ले करके शायद बहुत साल बाद ठीक है, आपने इसमें जितनी घटनाएं हैं लगभग सबको फॉलो किया, सबको फॉलो किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप अपने बाकी तजुर्बों पे अपनी दूसरी किताब जल्द निकालें। हाँ, नहीं लिख रहा हूँ मैं, आधी लिख ली है, 1-2 महीने में लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।